होपफुली इसे हम कंप्लीट भी कर लेंगे, ठीक है। वालेकुम सलाम उमेर, ठीक है बेटा, बस चाय भेज दो, थैंक यू। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो मैं एक आपको क्लास, बेटा बाजियों से गुजारिश है कि खामोश हो जाएं। अच्छा बेटा, मैं चाहता हूं कि अगले 2 मिनट आप सिर्फ मुझे दे दें, और इन 2 मिनट में मैं आपको कुछ चीजें शो करना चाहता हूं जो आपकी लाइफ आसान करेंगी। इनकम टैक्स बहुत कॉम्प्लेक्स, लेंदी और एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ऑब्वियसली जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे, कंट्रोल, तो ये वो सब्जेक्ट है। सेल्स टैक्स की बात नहीं हो रही, सेल्स टैक्स आपने देख लिया, सेक्शन 1 ने देख लिया, सेक्शन 2 और रिफ्रेशर आई एम श्योर के वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहा होगा इस चीज को कि किस तरीके से सेल्स टैक्स कंट्रोल में आया था। तो सेल्स टैक्स नहीं, इनकम टैक्स लेंदी है, और छोटे छोटे टॉपिक्स को पढ़ने के बाद, या कुछ टॉपिक्स बहुत छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, इतने पॉइंट्स छोटे छोटे होते हैं मगर इतने ज्यादा होते हैं कि एट द एंड जब आप पहुंचते हो तो कंट्रोल नहीं आता। अब हमारा टास्क क्या है, एक तो लॉ को समझना और उसके बाद उसे अप्लाई करना। अप्लाई करने की फिर आपने देखा है कि किस तरीके से न्यूमेरिकल करो, और दूसरा किस तरीके से केस पे अप्लाई करो, सिचुएशन पे लॉ अप्लाई करो। तो आसान काम नहीं है ये। तो इसीलिए जैसे क्रिकेट में जब वो कहा जाता है फर्स्ट रन लिया जाता है, फर्स्ट रन बड़ा फास्ट लिया जाता है, सेकंड रन का चांस कब बनता है, जब पहले रन आप फास्ट ले लो। ये ट्रेन करते हैं ना जब, तो उस वक्त समझाया जाता है कि आपने हिट किया बट गो फॉर द फर्स्ट रन वेरी फास्ट, क्योंकि 1 रन की जगह 2 मिल सकते हैं तुम्हें। तो मैं तुम्हें बेटा जो बार बार चीजें समझा रहा हूँ वो यही है, फर्स्ट रन तेजी से लो, तेजी से मूव करो, ताकि इतना टाइम मिल जाए कि तुम बार बार उस लॉ को प्रैक्टिस करो। मैं चंद चीजें आपको आज शो करना चाहता हूं, सो दैट पढ़ने के साथ साथ स्ट्रेटेजी भी तुम्हें बताता रहूं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो बच्चों के हैं, स्टूडेंट्स के हैं, मगर आजकल के हालात ऐसे हैं कि टीचर्स को करने पड़ रहे हैं। देखो, मैंने सिविल सर्विस का सीएसएस का एग्जाम पास किया, 12 पेपर थे बेटा। 12 पेपर में कोई लिमिट नहीं होती कि एग्जामिनर क्या पूछता है, कहीं से भी पूछ सकता है, उसमें ये नहीं है जी ग्रेजुएशन लेवल है, उसकी मर्जी। तो इतना ज्यादा पढ़ना पड़ता है और उसको फिर मैनेज करना। तो उसके लिए मैंने जो तरीका निकाला था कि आखिर में मेरे पास जब रिवीजन के लिए टाइम हो तो मेरे पास ना किताबें मैं देखूंगा नहीं, साइड पे कर दूंगा। मैं सिर्फ चंद पेजेस तक अपने पूरे सब्जेक्ट को ले आऊंगा, चंद पेजेस तक, और उन्हीं को देख के मैं रिकॉल करूंगा, उसी को देख के मैं वापस चीजों को रिकॉल कर पाऊंगा, ठीक है। तो मैंने बेटा 2-3 काम किए हैं आपके लिए। थैंक यू भाई, बहुत अच्छे, थैंक यू। इसीलिए तो टाइम लगे, छोटे छोटे किए हुए। अब बेटा देखो, इसीलिए ना मैंने आपको बेटा एक काम किया है जो मैं भी आपको मशवरा भी दे रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ। सारे बच्चे तवज्जो सुने, क्योंकि बेटा ये आपका काम था जो आपने करना है। देखो, पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो लर्निंग को डिले करेगा ना वो एंड पे फंसेगा और रोएगा। मैं बताऊं, उस वक्त का स्ट्रेस से बचना चाहते हो ना, कितना बड़ा स्ट्रेस होता है, बचना चाहते हो बेटा, आज थोड़ी जिम्मेदारी ले लो, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, ठीक है। तो जिसने लिए शाबाश, ऐसे ही जिंदगी में आगे बढ़ोगे, कामयाब होगे। जिसने जिम्मेदारी नहीं ली बेटा, प्लीज डू इट। अब देखो, आपको एंड पे आके वो सारा कुछ सब्जेक्ट हाथ में हो फिर फंस जाओगे। एंड पे आके मैंने क्या कहा, मेरी अपना सीएसएस मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में बेटा पास किया अल्लाह की मेहरबानी से। और मेरी उस वक्त जो कंपेयर पूरा बैच होता है ना, सिविल सर्विस ऑफिसर्स जो उस वक्त थे, तो उसमें से आई वाज द यंगेस्ट। और लोग मुझसे पूछते कि इतना जल्दी तूने कैसे कर लिया, तो मुझे नहीं पता था कैसे कर लिया, बस माँ की दुआ और बस यही था कि जी मेहनत करनी है। तो जो टेक्निक इस्तेमाल की ना वो क्या थी कि देखो आपका माइंड कैसे काम करता है। आपका माइंड कभी भी लार्जर चंक्स को एक साथ नहीं लेगा, तो ब्रेक इनटू पीसेस, टेक वन पीस एट अ टाइम। वो मैं जब भी परेशान होता था ना पढ़ाई के दौरान कि इतना कुछ कैसे होता था, तो मुझे ना 2 कोटेशंस मैंने लिखे हुए थे, कहीं से पढ़े थे। मैं अगर कहूं तो मुझे उन 2 कोटेशंस ने
और मेरे एक उस्ताद की एक बात ने मुझसे CSS करवाया। मेरे एक उस्ताद थे जो बायोलॉजी के टीचर थे, तो उसने मुझसे पूछा था कि बेटा तुम क्या करोगे, तो मैंने कहा सर मैं सिविल सर्विस में जाना चाहता हूँ, CSS करूंगा। उसने मुझे कहा था फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लोगे। और वो मेरा ऐसा टीचर था जिसको हम आइडियलाइज करते थे, हम उस तरीके से घूमने की कोशिश करते थे, हम वॉक भी इतना आइडियलाइज हम उसको करते थे कि यार ये है वो उस्ताद जिसे हम फॉलो करें। तो उसका ये कहना मेरे लिए कि तुम फर्स्ट, मेरे लिए हिम्मत थी यार, भाई वाकई तू कर सकता है। एक तो मुझे हिम्मत वहां से आती थी, और दूसरी क्या थी, दो चीजें मैंने पढ़ी थी बेटा। एक, जब भी मैं परेशान होता था मैं उनके लिए वो ओपन करके देखता था कि ये है राज। एक होता था जो मैंने पढ़ा था कि एक चाइनीज कोटेशन है कि अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विथ अ सिंगल स्टेप। अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स, तो मैं ये सोचता था कि 1000 माइल्स तो चलना है, बट बिगिंस विथ अ, तो टेक वन स्टेप, वन स्टेप, वन स्टेप, वन स्टेप, वन स्टेप। इस वन स्टेप से 1000 माइल्स गुजरेंगे। तो ये ना सोचो कितना कुछ करना है, ये देखो एक पॉइंट पढ़ लो बस। और दूसरी चीज जिसने मुझे हेल्प की वो ये थी कि सक्सेस और फेलियर डिपेंड्स अपॉन हाउ यू यूज योर टाइम। सक्सेस और फेलियर डिपेंड्स अपॉन हाउ, ये दो चीजें याद कर लो। जर्नी से नहीं डरो, कितना बड़ा कोर्स है, हो जाता है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि ये जो सब्जेक्ट है ना, मैंने आपको कहा भी था कि ये आपका प्लान बी है, ये आपको भूखा नहीं मरने देगा। ये वो सब्जेक्ट है जिसकी बेसिस पे तुम किसी भी वक्त उठ के टैक्स एडवाइजरी कर सकते हो, क्वालिफाई होना भी जरूरी नहीं है। इसके साथ अगर आपने फाइनल कर लिया, मैं तो बल्कि ये सोच रहा हूं कि अगर बच्चा केफ करने के बाद टैक्स उठा ले, जो आमतौर पे मैं भी मशवरा नहीं देता बट आजकल मैं सोच रहा हूं, तो उसके बाद उसको फाइनल करने से पहले, फाइनल से बाद के जो पैसे बना सकता है पहले बना सकता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बेटा देखो, व्हाट मैटर्स इज द अमाउंट दैट यू टेक होम। घर कितने पैसे लेके जा रहे हो, क्या कमा रहे हो, ये मैटर करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आजकल के दौर में जो हालात है ना इकोनॉमिक, हमारे जो हालात है हमारे, तो एक एक रिस्पेक्टेबल लाइफ के लिए भी जो अमाउंट चाहिए ना वो कमाना मुश्किल है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि इस सब्जेक्ट को, ये दो तीन चीजें सुन लो, आपकी मेहनत मैंने की हुई है। कैसे, ये देखो बेटा, ये एक शीट है जो सिंगल पेज है। देखिए जो एंड पे तुमने करना था ना वो मैं तुम्हें करके दे रहा हूं। ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की शीट है जो मैंने लास्ट अटेम्प्ट में बच्चों के साथ शेयर की थी, उसको मैंने बिल्कुल भी, जिसको कहते हैं ना, रीफ्रेश किया है, बिल्कुल रीअरेंज किया है, चीजें और इंप्रूव की हैं। बेटा ये जो पेज है, ये जो पेज आपके सामने खुला हुआ है, ये इंटायर, और मैं चैलेंज करता हूं एक चीज बाहर निकाल के दिखाना, इंटायर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, सिंगल पेज। हाँ अलबत्ता इसका साइज मैंने जो रखा है वो A3 रखा है। A3 साइज क्या होता है, A4 को डबल कर लो, ये A3 कहलाता है। A3 इसलिए रखा ताकि आपके सामने थोड़ा खुला हुआ हो, हर चीज थोड़ा स्पेस, क्रेम नहीं किया। यही प्रिंट A4 पे भी निकल आएगा, A4 साइज पे भी ये प्रिंट निकल आ सकता। तो ये शीट्स हैं आपके इंटायर इनकम टैक्स के कोर्स की। ऐसे टॉपिक्स जो 40-50 सफे के चैप्टर्स पे भी है ना, एक और समटाइम्स 2 पेजेस तक समरी है। ये सारा का सारा काम बेटा ये किया हुआ है, ये तुम्हारे सामने। कोई भी टॉपिक, जैसे ये क्रेडिट्स हैं, टैक्स क्रेडिट्स, ये कोई टॉपिक हमने, क्रेडिट्स तुम्हें अंदाजा तो है ना किसे कहते हैं, टैक्स क्रेडिट किसे कहते हैं, जो लायबिलिटी से लेस हो। ये बेटा लायबिलिटी से लेस होने वाले क्रेडिट्स का ये चार्ट है, सेम सिंगल पेज, इंटायर सारे के सारे टॉपिक्स। एक टॉपिक है जो से ये बिजनेस है, ये आपका बिजनेस, इंटायर टॉपिक जो आपका यहाँ पे कवर हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से सारा कोर्स सिंगल सिंगल शीट पे समराइज हो रहा है। ये वो शीट है जिसे तुम लर्निंग भी कर सकते हो, जिसे तुम रिवीजन भी कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको ऑब्वियसली जो जैसे कहा था ना, बुक तो दूंगा पास पेपर्स के हवाले से। अब एक चीज तो जो आपका इनकम टैक्स, आपका जो इनकम टैक्स है उसकी भी आपको इस तरह बुक मिलेगी जिसके अंदर हर एक चीज लिखी होगी। बट ये शीट्स वो हैं जो, जिसका मैंने नाम क्या रखा था, कंट्रोल शीट्स। क्योंकि बेसिकली बेटा असल चीज जिसमें बच्चा फंसता है ना वो होता है सब्जेक्ट कंट्रोल में नहीं आता, ग्रिप पे नहीं फील होता। कॉन्फिडेंस कब आएगा पेपर सॉल्व करते वक्त, जब तुम्हें इतना तो पता हो ना कि मैंने सफिशिएंट काम किया हुआ है। वो सफिशिएंट काम बच्चा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि जो उसके अपने बनाए हुए नोट्स होते हैं ना वो इतने पैथेटिक होते हैं। बिलीव मी, लॉ के नोट्स तो मेरा ये होता है कि बच्चों से बनवानी चाहिए नोट्स।
जब आप क्लास पढ़ाओ ना तो सारे बच्चे नोट्स लिखें, सब लिखें, और एंड पे ना उनसे किसी बहाने से वो नोट्स वापस लेने चाहिए, फिर उसको आग लगा देनी चाहिए। ये होता है तुम्हारे नोट्स का सही काम, कि उसको आग लगा देनी चाहिए। वो इस लायक नहीं होते कि उसे पेपर पास हो, क्योंकि तुम किससे लिखते हो, तुम एक्सप्लेनेशंस लिखते हो। एग्जामिनर ना किससे पूछता है ना एक्सप्लेनेशन पूछता है, वो तो लॉ पूछता है, उसकी एप्लीकेशन पूछता है। इसीलिए बेटा मैं तुम्हें जो काम करके दे रहा हूं वो तुम्हें अंदाजा भी हो जाएगा। अब ये पार्ट 1 है बेटा सेल्स टैक्स का, मैंने आपको कहा था। इस सेल्स टैक्स के पार्ट में एक, हाँ बेटा, सेल्स टैक्स के पार्ट में एक चीज मैं बता दूं, द वे मैंने इसको डिजाइन किया है। ऑब्वियसली बेटा थोड़ा सा इसमें टाइम इसलिए लगा है कि ये करना थोड़ा मुश्किल था, यानी मुझे जो टेक्निकल सपोर्ट चाहिए थी वो अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। कि आपके पास जो टैक्स मिनी जो छोटे साइज का बुक है, उसको मैंने एक पेज पे 4 पेजेस, यानी वो चूंकि छोटा साइज था उसका मिनी का, तो एक तरफ आपको नोटिंग मिलेगी, दूसरी तरफ आपको नोट्स लिखे होंगे। ये वही चीज है जो आपको पढ़ाएगी, एंटायर सेल्स टैक्स है। और मजे की बात क्या, 2011 से लेके अब तक के सारे प्रैक्टिकल्स इवन आईकेप की वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर सारे प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस, सॉल्यूशन मैंने नहीं दिए, वो तुमसे करवाऊंगा बेटा। वो सॉल्यूशन तो अब दे देने का मतलब है मेहनत ही नहीं करोगे, और सारी थ्योरी, विच मीन्स के आपको पास पेपर की सेपरेट बुक लेने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि पास पेपर सारे 11 से लेके 24 अटेम्प्ट के हैं बेटा। और मैं जब इसकी शीट की लिस्ट बना रहा था ना, तो मैंने फिर इसमें एक चीज सोची। मैंने कहा बच्चों को एक बात बताता हूं कि तुम कब मैं मानूंगा कि तुम्हारी तैयारी हो गई। ये लिस्ट है उन क्वेश्चंस की, ये 24 क्वेश्चन है प्रैक्टिकल के, 2011 से लेके लास्ट अटेम्प्ट तक का 24 क्वेश्चन है। तो मैंने इसमें बता दिया कौन से अटेम्प्ट में कितने मार्क्स का सवाल आया, क्वेश्चन नंबर कौन सा था आईकेप के पेपर में, एक एक चीज ऑर्गेनाइज करके दी। मैं इसमें ना एक चीज तुम्हें रियलाइजेशन देना हूं, एंड पे मैंने पता है क्या लिखा है, कॉलम खाली छोड़ा है, मार्क व्हेन डन, जब कर लो तो मार्क करना कि ये हो गया। पता है मैंने आगे कितना लिखा है, 2 अटेम्प्ट लिखे हैं, हर सवाल को कितनी दफा करोगे, तब मैं मानूंगा कि तुम्हारी तैयारी। जब मैं मानूंगा उस वक्त कि हाँ फिर तुम्हारी तैयारी है। एक दफा अभी करोगे, एक दफा एंड पे आके करो, मार्क करो, ठीक है। तो एक तो ये, और दूसरा ये जो शीट्स होंगी, और ये सारी शीट्स जो होंगी वो ऑब्वियसली मैं आपको सब्जेक्ट के साथ साथ देता जाऊंगा। जैसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, अभी कंप्लीट होना है, ये शीट मिल जाएगी आपको। देखो करंट लर्निंग की आदत डालो बेटा, करंट लर्निंग की आदत डालो, आगे आने वाली लाइफ इतनी मुश्किल है। मैं आपको डराना नहीं चाहता, बट जिंदगी यकीन करो तुम्हें ना, मतलब मार के धूप में फेंक देगी, मार के धूप में फेंक देगी, बता रहा हूं तुम्हें। तो आज की फुर्सत को, आज की आसानी को गनीमत जानो, और कल का फ्यूचर सिक्योर करो अपना। ये पेपर निकल जाना चाहिए, ये नहीं सारे पेपर निकलने चाहिए। तो जो आपको इस वक्त फरागत है, आसानी है, उसको जाया ना करो, ठीक है। हम जिस तरीके से कवर कर रहे हैं, आज हमारी मोस्ट, मेरा ख्याल है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की तीसरी क्लास या दूसरी है, तीसरी क्लास है, हम पूरा हेड कंप्लीट कर रहे हैं। हम जब चौथी क्लास में आएंगे, यानी सैटरडे पे क्लास होगी, तो मैं आपको पास्ट के सारे पेपर्स जो अब तक, देखिए एक चीज बता दूं, इनकम टैक्स में सवाल कैसे बनता है। एक सवाल जैसे मैंने पहला सवाल बनाया था ना, वैसे बनता है, जिसमें 3-4 हेड्स होते हैं, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। तो अब तक जिस भी सवाल में प्रॉपर्टी आई है वो अलग से करवा रहा हूं, सिर्फ प्रॉपर्टी करवा रहा हूं। सैटरडे पे आपको मैं 2011 से लेके अप टू नाउ कभी भी प्रॉपर्टी एग्जामिन हुआ है, कैसे एग्जामिन हुआ, वो मैं करवा रहा हूं। तो आपको इस तरीके से एक एक हेड के साथ सारे, यानी इसका मतलब है कि जो इनकम टैक्स के पास पेपर्स हैं वो ऐसे होंगे कि ये एक क्वेश्चन का एक हिस्सा अभी होगा, दूसरा हिस्सा बाद में होगा, तीसरा हिस्सा बाद में होगा, इस तरीके से होगा। क्यों? क्योंकि आज मैं पूरा सवाल सामने नहीं रख सकता, क्योंकि इनकम टैक्स में जब सवाल बनता है तो उसमें प्रॉपर्टी भी पूछा जाता है, उसमें बिजनेस भी पूछा जा सकता है, उसमें सैलरी पूछा जा सकता है, उसमें लाजमन क्रेडिट भी होगा, उसमें डिडक्टेबल अलाउंस भी होगा। तो मैं एक साथ नहीं, या तो मैं इंतजार करूं कि कोर्स कंप्लीट हो जैसे हम पहले किया करते थे, अब नहीं कर सकते, अब कर ही नहीं सकते, अब हमें इंतजार करना ही नहीं है, ठीक है। तो बेटा बी फास्ट, जो स्लो है बेटा, स्लो होना तुम्हें अंदाजा नहीं है। ये जो आजकल, देखिए एक बात मैं बताऊं, आप मेरे बच्चों की तरह हो, स्टूडेंट्स अपने बच्चों की तरह होते हैं किसी भी टीचर के। तो मैं जैसे अपने बच्चों का सोचता हूँ, मैं आपका सोचता हूँ। मैं यकीन करो रात भी 3:30 बजे बैठ के कोई काम कर रहा था,
क्लास के लिए किसी चीज पे काम कर रहा था कि ये मैं कंप्लीट करूं, वो वहां यही था कि देखो आप अपने बारे में जो चीज रियलाइज नहीं करते, हमें रियलाइजेशन क्यों है? क्योंकि हम गुजर चुके हैं इस रास्ते से। आपको बहुत चीजों का एहसास नहीं होगा इस वक्त, क्योंकि आप पे उतनी जिम्मेदारी नहीं है, होती है नो डाउट, बट आपको अभी रियल लाइफ, प्रोफेशनल वर्ल्ड के मसाइल का नहीं पता। बेटा लाइफ बिकम्स हेल, तो उससे बचना चाहते हो ना, तो लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। अगर उसको ब्यूटीफुल बनाना है ना, तो बेटा मेहनत अभी, दिस इज द टाइम। वक्त पे पास कर लो, वक्त पे पास कर लो, वक्त पे क्वालिफाई करो। जब वक्त पे क्वालिफाई करोगे ना, तो तुम्हें फिर जिंदगी मिलेगी आगे एंजॉय करने के लिए। और नहीं क्वालिफाई देर से करना भी तकलीफ दे, ये नहीं कि क्वालिफाई हो गया देर से होना भी तकलीफ दे यार। जो 3 साल में होना चाहिए 3 साल में नहीं करोगे, फिर भी तुम मुश्किल में आओगे। तो जितना टाइम का प्रोडक्टिव यूज करो, प्रोडक्टिव यूज करो बेटा, बी एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव स्टूडेंट। अब भी जो काम कर रहे हो ना, हमेशा सोचा करो इसको कैसे इंप्रूव किया जाए। और एट द एंड ऑफ द डे एक चीज याद रखना, सारी एफर्ट पेपर पास करने के लिए, वो नहीं हुआ ना तो फजूल है हमारी मेहनत। तो पेपर के लिए कौन से स्किल चाहिए, पेपर के लिए कौन सी चीज चाहिए, वही तो करो, वो तो करो। पेपर के लिए जो एफर्ट चाहिए वो नहीं करते और तुम वहां पे उल्टे लटके हुए हो ना, तो फजूल है तुम्हारी मेहनत। तो देखो हर सब्जेक्ट को कि पेपर पास करने के लिए क्या चाहिए, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। बिलीव मी, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने सिविल सर्विस के जो 12 पेपर पास किए या पूरा एग्जाम पास किया, मेरा कोई टीचर नहीं था, इट वॉज प्योरली सेल्फ स्टडी, क्योंकि कोई कोचिंग होती नहीं है सीएसएस के लिए। तो आप अगर समझते हो ना कि मेरा हाथ पकड़ के जब टीचर एक स्टेप लेके जाए है, कि टीचर का फर्ज है, आजकल चूंकि वी आर चार्जिंग यू गुड मनी, तो इट्स माय ड्यूटी टू, मैं आपके लिए काम करूं। मैं ये नहीं कह रहा कि टीचर की जिम्मेदारी नहीं है, स्कूल्स की जिम्मेदारी है, टीचर की जिम्मेदारी है, बट बेटा देखो लाइफ तुम्हारी है, तो हमेशा एक कदम आगे रहो, टीचर से भी एक कदम आगे रहने की कोशिश करो। तो मेरी बात याद रखो बेटा, मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, वही बात जो मैं बड़ी सोच समझ के तुम्हें बता रहा हूँ। लर्निंग होगी करंट, डिसिप्लिन के साथ, और रोज रिवीजन 10 से 20 मिनट का, 10 मिनट पुराने बच्चों के लिए, 20 नए बच्चों के लिए। याद रखो आपका कवर हो जाएगा सब्जेक्ट इंशाल्लाह। मैं थोड़ा सा आपको रिकेप देना चाहता हूं इसी कंट्रोल शीट से, ताकि नहीं बेटा नहीं यूज होंगी, लास्ट अटेम्प्ट वाली कंट्रोल शीट्स में चेंजेस हैं। 2-3 रीजंस की वजह से लास्ट अटेम्प्ट की चेंजेस हैं। एक, आपने देखा होगा लास्ट अटेम्प्ट में आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इस शेप में नहीं मिला होगा। एक तो मेरी अपनी चेंजेस हैं जो मैंने की हैं, और दूसरा लॉ चेंज हुआ है उसकी चेंजेस हैं, तो वो यूज नहीं होंगी। ठीक है, अच्छा अब बेटा देखो, मैं आपको ना एक रिव्यू देना चाहता हूं इसी कंट्रोल शीट से, जो कुछ आपने अब तक कवर किया है, ताकि हम आगे बढ़ सके। ऑनलाइन के स्टूडेंट्स बेटा, ये जो करीम, मैं आपको एंड पे आके नंबर दूंगा, फिर आप वहां से मंगा लें। ऑनलाइन के बच्चे ना ऑनलाइन जो है ऑर्डर कर सकते हैं बुक को। बेटा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में पहली चीज हमने 2 चीजें सीखनी थी, अमाउंट चार्जेबल और डिडक्शन अलाउड। अमाउंट चार्जेबल पे आ जाओ। सबसे पहले इस बॉक्स को पढ़ो, क्या लिखा है बेटा, अमाउंट चार्जेबल क्या होगा। अमाउंट चार्जेबल है ये वाली बॉक्स, क्या लिखा है, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल और फॉर अ टैक्स ईयर बाय ओनर, हर चीज इसमें मौजूद है। एवरी इंपॉर्टेंट आइडिया इज हियर। नंबर 1 रेंट, नंबर 2 रिसीव्ड और रिसीवेबल, नंबर 3 फॉर अ टैक्स ईयर, नंबर 4 ओनर, नंबर 5 लैंड और बिल्डिंग। हर इंपॉर्टेंट चीज इसमें मौजूद है, इसको याद कर लोगे, सारी प्री कंडीशंस तुम्हें याद हो जाएंगी। जो मैंने कहा था ना कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स होने के लिए रेंट होनी चाहिए, ओनर होना चाहिए, लैंड और बिल्डिंग होना चाहिए। ना सिर्फ ये इसमें मौजूद है, बल्कि इसमें बेसिस ऑफ चार्ज भी मौजूद है। और बेसिस ऑफ चार्ज क्या है, अक्रूवल बेसिस। लैंग्वेज क्या है, रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर अ टैक्स ईयर, वो मौजूद है। फिर आते हैं रेंट की डेफिनेशन की तरफ। बेटा कितनी चीजें थी इसमें, 3। पहली क्या थी, रेंट मीन्स any amount received or receivable by the owner of land or building is consideration for use or occupation or right to use or occupy land or building। ये वही है जिसको हम रियल रेंट कहते हैं। फिर उसके बाद डीम्ड रेंट था, any forfeited deposit paid under a contract for sale of land। सेल ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है सेल ऑफ लैंड, क्योंकि मैंने इसको प्रॉपर्टी की बजाय लैंड और बिल्डिंग लिख दिया ताकि तुम्हें याद रहे किसकी बात हो रही, कोई हर प्रॉपर्टी नहीं, लैंड और बिल्डिंग। फिर तीसरा क्या है बेटा, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट, कौन सा, इन रिलेशन टू बिल्डिंग। इन तीनों को, अब देखिए एक बात मैं आपको थोड़ी सी, चूंकि स्टूडेंट्स हैं आपके लिए वो रेलिवेंट नहीं है, मगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कुछ लोग समझते हैं कि डेफिनेशन में 2 बातें हैं, 3 नहीं है। मैंने 3 लिखी ना, क्या लिखा, रेंट मीन 3 थिंग लिखा ना,
तो कुछ लोग कहते हैं नहीं सर, रेंट मीन्स टू थिंग्स, तीसरी चीज नहीं आनी चाहिए। उनके लिए मैं एक बात, सिर्फ जस्ट टू मेक यू लर्न, ये एग्जाम पर्पस के लिए बात नहीं है, ये आपकी वैसे मैं बता रहा हूं कि साथ में डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, तो ताकि आपको अंदाजा हो चीजों का। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का सेक्शन था 15, ठीक है, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में सेक्शन 15 के सब सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया था रेंट को। और वहां जब डिफाइन किया गया था रेंट को, तो इसमें वाकई दो बातें लिखी है, तीन नहीं है। इसके अंदर देखो वाकई दो बातें, पहली क्या है, रेंट मीन्स वही यहां तक कंसीडर, यानी रियल रेंट एंड इंक्लूड्स एनी फूड, दो बातें, तीसरी नहीं है, तीसरी नहीं है। तो तीसरी मैं कहां से लाया हूं बेटा, इसीलिए मैं कहता हूं इनकम टैक्स एक मुश्किल सब्जेक्ट है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, क्योंकि उसकी हर बात एक जगह नहीं है, अलग अलग जगह पे वो छोटी सी बात करता है मगर अलग अलग जगह पे। अब इनकम टैक्स लॉ में कुछ डेफिनेशन है सेक्शन 2 के अंदर, सेक्शन 2 है डेफिनेशंस का। ये देखो आपको ये करना नहीं है, ये सारा मैं करके एक जगह आसान करके तुम्हें नोट्स की फॉर्म में और कंट्रोल शीट्स की फॉर्म में दे रहा हूं, आपको इस पे बॉदर नहीं करना, बट तुम्हारी प्रोफेशनल कल की लर्निंग के लिए बता रहा हूं। ये देखो सेक्शन 2 डेफिनेशंस का है, इसमें वो डेफिनेशंस हैं जो पूरे लॉ के लिए डेफिनेशंस अप्लाई करेंगी। तो यहां जब हम आते हैं तो यहां पे भी रेंट डिफाइंड है, और तीसरी चीज इधर ऐड की गई है, तीसरी चीज यहां ऐड होती है, तो कुल मिला के चीजें बन जाएंगी कितनी, 3। यहां सेक्शन 2 में आते हैं तो बेटा ये जो है ना रेंट इधर डिफाइंड है, ये देखो रेंट मींस रेंट इज डिफाइंड इन सबसेक्शन 2 और 15, एक तो वो दो बातें, एंड आगे क्या बोल रहा है, एंड इंक्लूड्स क्या, वो अमाउंट जो सेक्शन 16 ने ऐड किया। सेक्शन 16 क्या है, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट। तो कुल मिला के कितनी बातें हो गई, 3। तो डेफिनेशन में कितनी, 2 के 3, जो अधूरा पड़ेगा उसको 2 नजर आएंगे, जो पूरा पड़ेगा उसको 3 नजर आएंगे। तो रेंट की डेफिनेशन में कितनी चीजें बेटा, 3 है, 2 नहीं है। क्लियर हो गई बात। अच्छा फिर दूसरी चीज इसके बाद आ जाए, ये 2 हमने बातें पढ़ी है, बाकी मैं बाद में कवर करूंगा, हर चीज एक साथ नहीं, इसका थोड़ा सा अलग स्कीम है। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये ओनली मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूं ताकि याद रहे आपको कि ये इन रिलेशन टू बिल्डिंग होता है। इसमें कितने कितने रूल्स थे, 3। पहला रूल क्या था, टैक्स व्हेन रिसीव्ड, टैक्स व्हेन रिसीव्ड, रिसीवेबल बेसिस पे ये टैक्स नहीं होता, ये रिसीव्ड पे होगा। और कैसे, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट ऑफ बिल्डिंग, दोबारा लिख रहा हूं ताकि तुम भूल ना जाओ, बिल्डिंग डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10। और अगर नॉट टैक्स्ड आफ्टर 10 इयर्स को भी समझ लो, तो अगर 10 साल गुजर गए तो फिर इसको टैक्स 11वें 12वें 13वें साल में हम इसको टैक्स, सारे पॉइंट्स कवर हो गए, यानी लॉ भी कवर हो गया, एप्लीकेशन भी कवर हो गई। दूसरा पॉइंट, नॉट टैक्स इफ रिफंडेड बिफोर 10 years ऑन टर्मिनेशन, टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी होगा तो ईयर ऑफ रिफंड में हम इसको टैक्स नहीं करते। नंबर 3, इफ अर्लियर नॉन एडजस्टेबल अमाउंट इज रिफंडेड एंड सब्सिक्वेंट रिसीव्ड, अर्लियर रिफंड हुआ और सब्सिक्वेंट रिसीव हुआ, यानी 2 टेनेंट थे, तो सब्सिक्वेंट इज टैक्स्ड, सब्सिक्वेंट इज टैक्स्ड, मगर कैसे, आफ्टर रिड्यूसिंग that portion of earlier amount which has been charged to tax, यानी कि पहले का वो हिस्सा जो टैक्स हो चुका उसे लेस कर लो, बाकी बैलेंस को डिवाइड बाय 10। सारी बातें आ गई। ओके बेटा, अब हम आगे जा रहे हैं, कुछ और चीजें हैं जिसका ताल्लुक इनकम से है, जो इनकम को टच करती हैं, उसको मैं बाद में कवर करूंगा। इस शीट को आपको ऐसा करके दूंगा कि आप देखते ही, देखो मेरा टारगेट पता है क्या है बेटा, 5 मिनट में अगर कोई पूरा हेड रिवाइज नहीं कर पाता ना, तो समझो पढ़ाई नहीं है तुमने। इतना फास्ट उसको रिकॉल कर सको, चाहे कितना बड़ा हेड क्यों ना हो, चाहे उसके लिए आईकेप की बुक में 30 सफे भी हों, तुम्हारा टारगेट होना चाहिए 5 मिनट्स में उसको रिवाइज कर पाना। देखो तुम्हारा माइंड, उस पे लिमिट सिर्फ तुम खुद लगाते हो, उस पे लिमिट नहीं है। क्योंकि देखो सबसे बड़ा जो राज है ना, जो दुनिया का क्या, कायनात का सबसे बड़ा राज है, वो है अल्लाह की जात, उस तक इंसान पहुंच जाता है। तो इसका मतलब इंसान में अल्लाह ने इतनी, और हर इंसान पहुंच सकता है, कोई इंसान ऐसा नहीं है जो कि स्ट्रक्चरली कैपेबल ना हो, अल्लाह ने सबको स्ट्रक्चरली कैपेबल बनाया। तो जो अल्लाह तक पहुंचते हैं तो छोटी सी चीजें क्यों लिमिट लगाते हो अपने जहन पे कि मैं ये नहीं कर सकता।
या ये मैं स्लो हूं, या मेरे बैकग्राउंड, भाई बैकग्राउंड पे अक्सर बच्चे पता है सर मैं इंटरमीडिएट से हूं, प्ले स्कूल से, यार वो पास्ट है। आपका वाकई स्कूल ऐसे थे जो सरकार के थे, जहां टीचर्स भी अच्छे नहीं थे, पढ़ाई भी अच्छी नहीं थी, बट नाउ यू आर एडल्ट। अब जिम्मेदारी तुम्हारी जात की है, अब तुम्हारी अपनी है। क्या आज तुम कर सकते हो? यस, तो डू इट ना। जस्टिफिकेशंस पे क्यों जा रहे हो? कोई जस्टिफिकेशन ग्रोथ और तरक्की में अगर आ रही है तो तुम अपना नुकसान कर रहे हो। तुम्हारी जस्टिफिकेशन एक नशे की तरह है, तुम्हें सुकून तो दे देगी मगर तबाह भी कर देगी। तो बेटा हमने ना फ्यूचर के लिए, फ्यूचर बनाना है तो मेहनत करनी है। फ्यूचर मैं आपको तजुर्बे से बता रहा हूं, अगर तुम आज मेहनत करोगे कल तुम उसका फायदा लोगे। और मेहनत जो है ना उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बिलीव मी। मैं अपनी जात से, अपनी जिंदगी से तुम्हें वेरीफाई कर रहा हूं, जब भी मैंने मेहनत की है अल्लाह ने उसका हाँ सिला फिर ना 10 गुना नहीं 100 गुना दिया है। तो सिला तो उसकी मर्जी है ना। आप दिल से मेहनत करो बेटा, दिल से मेहनत करो। पढ़ने पे पढ़ना मजा है, बिलीव मी, पढ़ने जैसा काम ही नहीं है। मैं आपको बात बताऊं, मैं आज भी मेरा एक ही खर्चा है और वो है किताबों पे। एक दफा आपको समझ आ गई ना कि ये कितनी बड़ी बात है इंसान के लिए, और पैसा फॉलो करता है यार। देखिए आप अगर उस लेवल तक पहुंच जाओ ना तो फिर पैसे की परवाह से भी तुम निकल जाओगे। फिर तुम जहां हाथ रखोगे पैसा खुद आ जाएगा। तो बेटा इस चीज पे आ जाते हैं। तो ये शीट आपको वैसे मिल जाएगी। इसमें पहली चीज क्या है बेटा? पहली चीज पढ़ लो, क्या लिखिए जी बेटा। हाँ बेटा भिजवाया। अच्छा पापा, चलो कस्बा मैं क्लास में हूँ बेटा, कुछ उचित मुझे वॉइस नोट भेजना। जी बेटा जी, ठीक है बाबा। हम्म, आप मुझे पिक्चर भेजो, मैं लेके आऊंगा, ठीक है बेटा। चलो ओके बेटा, बाय। जी पापा। जी बेटा, ओके ओके, मैं समझ गया हूँ कस्बा, ला रहा हूँ बेटा, लाऊंगा, ठीक है बेटा। ओके बाबा, ओके बेटा, बाय। क्लास में मैं बेटी के अलावा किसी का फोन नहीं उठाता, बीवी का भी नहीं उठाता। मेरी बेटी की कॉल आई है मैं उठाता हूँ। एक दफा उठाया होगा शायद, वो मैसेज आया होगा ना, थ्रेट आई होगी, अदरवाइज नहीं, कॉल पे क्या। नहीं वो बेटी थी। अच्छा बेटा, तो इस तरह है कि पहली चीज क्या है? रिपेयर अलाउंस। रिपेयर अलाउंस आगे क्या लिखा है? 1/5 किसका? ये आरसीटी क्या है? पेपर में आरसीटी नहीं लिखना। रेंट चार्जेबल टू टैक्स किसका? इन कनेक्शन विथ। दूसरा क्या है? इंश्योरेंस। पेड आर पेएबल टू इंश्योर बिल्डिंग मगर अगेंस्ट डैमेज। लोकल रेट टैक्स चार्ज और सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ग्राउंड। यहां एक वजाहत कर दूं, बल्कि मैं लिख देता हूं आपके लिए, एक्सक्लूडिंग इनकम टैक्स। ऐसा ना हो कि तुम उसको भूल जाओ, ठीक है बेटा। एक्सक्लूडिंग इनकम टैक्स। उसके बाद क्या है? ग्राउंड रेंट। यहां तक हम आ गए, ठीक है क्लास बेटा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो आपकी तवज्जो चाहिए होगी। अब हम आते हैं कहां पे? डिडक्शंस की तरफ। और डिडक्शन में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की डिडक्शन में अब तक हमने कवर किए 3 चीजें। अपने नोट्स को देखो, और ये शीट तो तुम्हें मिल ही जाएगी ना, मगर कुछ लिखोगे। ऐसा नहीं कि सर शीट दे रहे हैं लिखेंगे नहीं, मैंने कहा था मैं लिखवाऊंगा, आपसे अच्छे नोट्स बनवाऊंगा, एंड पे किसी बहाने से लेके जला दूंगा, मगर लिखो तो सही, लिखने से लर्न करोगे, ठीक है। बताओ कितने हो गए अब तक पॉइंट्स बेटा? 3। कौन से? नंबर 1 रिपेयर अलाउंस, नंबर 2 एंट्रो, नंबर 3, अच्छा जी, नंबर 3 है टैक्सेस, ओके। नंबर 4 बेटा क्या है? एनी ग्राउंड रेंट पेड आर पेएबल बाय द पर्सन इन द ईयर इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। ऑनलाइन के स्टूडेंट्स बेटा शेयरिंग स्क्रीन की हो रही है, स्क्रीन चेंज हो रही है बेटा, काइंडली कंफर्म करो। नंबर 4 और चीजें जो है ना अब आपने लिखनी भी है, ऑनलाइन के स्टूडेंट्स बेटा लिखना भी है। नंबर 4 लिखो। नंबर 4 कहलाता है ग्राउंड रेंट। क्या कहलाता है बेटा? ग्राउंड रेंट। ग्राउंड रेंट। अब पहले तो समझते हैं ग्राउंड रेंट है क्या,
फिर इसकी डिडक्शन समझ आएगी। देखो ग्राउंड रेंट को पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं कुछ इस तरह कि सपोज कर लो कि एक प्लॉट है और ये प्लॉट का ओनर है हमारे पास O1, ओनर 1। ये ओनर किसका ओनर है? ये प्लॉट का ओनर है, ओनर ऑफ द प्लॉट है। इसने ये प्लॉट रेंट पे दिया किसे? टेनेंट को, से टेनेंट 1। टेनेंट 1 को ये प्लॉट दिया जाता है और रेंट इसका तय पाता है 100,000 पर मंथ, 1 लाख रुपए पर मंथ। ठीक है, 1 लाख रुपए पर मंथ के रेंट के हिसाब से ये प्लॉट रेंट कर दिया जाता है। अब अगर इतना ही होता तो फिर इस ओनर की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की है। बताओ कैसे? क्योंकि रेंट आगे जुमला कंप्लीट करो, रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय ओनर ऑफ लैंड और बिल्डिंग। तो ये लैंड है, लैंड भी रेंट पे दी जा सकती है, तो क्या बन जाएगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब सुनिएगा, हम ग्राउंड रेंट को स्टडी कर रहे हैं, जो डिडक्शन है, अमाउंट चार्जेबल का टॉपिक नहीं चल रहा। कौन सा टॉपिक चल रहा है? डिडक्शंस अलाउड। इसका मतलब यहां O1 की बात हो रही है, T1 की बात हो रही है। O1 इनकम कमा रहा है, इसकी बात नहीं हो रही, हम बात करें T1 की। T1, ठीक है, हम जो बात कर रहे हैं बेटा वो किसकी बात हो रही है? वो बात हो रही है T1 की। याद रखना कि इसमें आपको जो कुछ सीखना है एट द एंड ऑफ द डे आपको फोकस रखना है इस पे, T1 पे। टेनेंट 1 इसलिए कि आगे चल के एग्जाम्पल में कुछ और लोग भी ऐड करूंगा। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। T1 यानी टेनेंट ने क्या किया? ओनर से बात करके अप्रूवल लेके इस पे बिल्डिंग बना दी। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि जी देखो मेरा काम ऐसा है कि मैं प्लॉट परचेज नहीं करना चाहता, मेरा प्रोजेक्ट ही 10 साल का है, मैं 10 साल के बाद वैसे ही चला जाऊंगा इस मुल्क से, तो आप मुझे इजाजत दें, मैं लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ अपनी बिल्डिंग का खर्चा लेना चाहता हूं, क्योंकि बिल्डिंग का खर्चा रेंट से कम पड़ेगा, यही बिल्डिंग रेंट पे लूंगा तो ज्यादा खर्चा होगा। उसने कहा मुझे प्लॉट रेंट पे दो, बिल्डिंग आखिर में तुम्हें देके जाऊंगा। उसने कहा ठीक है, इजाजत मिल गई। अब मुझे बताओ, ये T1 बन चुका है O2। कैसे O2 बन चुका है? क्योंकि ये ओनर है किसका? ये बिल्डिंग का ओनर है, इस वजह से ये बन चुका है ओनर O2। ठीक है ना, यानी लैंड किसी और की और बिल्डिंग किसी और की। यहां तक ऑन बोर्ड हो? ओके, अब सुनो, फिर क्या था? मॉडल ऐसा था कि उस बंदे ने, जो T1 है, जो O2 भी है, इसने बजाय उसे खुद इस्तेमाल करने के, या उसने इस्तेमाल करना ही नहीं था खुद, इसको दे दिया रेंट पे। किसे रेंट पे दे दिया? बिल्डिंग को रेंट पे दे दिया। तो आगे क्या आ जाता है? T2। अब बेटा थोड़ी तवज्जो रखना, बहुत सारी आप इसमें चीजें सीख लोगे। ग्राउंड रेंट की जब भी बात आएगी समझ जाओ कि लैंड किसी और की है, बिल्डिंग किसी और की। रेंट दोनों का अलग अलग होगा, डिटेल्स अलग अलग होंगी, मगर ग्राउंड रेंट का मकसद क्या है वो समझाने के लिए प्री कंडीशन समझना जरूरी है कि लैंड किसी और की, बिल्डिंग किसी और की। ओके, अब आप आए इधर। T1 ने क्या किया? T1 ने वो बिल्डिंग रेंट पे दे दी। अब रेंट ये ले रहा है, सपोज कर लो 5 लाख रुपए पर मंथ, 5 लाख रुपए पर मंथ इसको रेंट मिल रहा है। मुझे आप अगर अक्लमंद या तुम्हारा जहन काम करता है, अगर करता है, इस पे डाउट है, या अगर तुम इसको इस्तेमाल करते हो, जो नहीं करते, तो मैं बगैर तुम्हें पढ़ाए तुम में से किसी एक से एक्सपेक्ट करना चाहता हूं कि जो तुम टॉपिक पढ़ रहे थे ग्राउंड रेंट एज डिडक्शन, इस एग्जाम्पल में कहां फिट करेगा? ग्राउंड रेंट एज डिडक्शन कहां फिट करता है? O1 के लिए खुद को थप्पड़ मारो। ये ग्राउंड रेंट गौर से देखो, क्योंकि वो जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड जो पहले लैंड थी अब ग्राउंड फ्लोर हो चुका है, अब वो लैंड नहीं रही, वो ग्राउंड, इसीलिए उसको बजाय के प्लॉट मानने के अब माना जाता है ग्राउंड।
ग्राउंड फ्लोर हो चुका है ना, इस वजह से अब जो रेंट पे होगा, जो कौन पे करेगा, जो टेनेंट 1 पे करेगा, किसे, O1 को, ये कहलाता है ग्राउंड रेंट, यानी ये 1 लाख रुपए कहलाता है ग्राउंड रेंट। हाँ बेटा, मगर उसके नीचे जो जमीन है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर को मैं वाकई तुम बोल रहे हो, मैं भी सोच रहा था कि कोई बच्चा ये ना समझे कि फ्लोर का मतलब तो कंस्ट्रक्शन भी नहीं, उसके नीचे जमीन। ओके चलो मैं आगे बढ़ता हूं, तुम सोच लो। तो अब वो जो ग्राउंड रेंट, अब मुझे बताओ ग्राउंड रेंट किसे कहते हैं? ये वो रेंट है जो किसी ऐसी लैंड के लिए दिया गया, ओनर ऑफ द लैंड को, जिस लैंड पे टेनेंट ने कंस्ट्रक्शन कर दियो। इसका मतलब है लाजिम है कंस्ट्रक्शन होना, लाजिम है कंस्ट्रक्शन। अगर वो प्लॉट की कंडीशन में ही था, ओपन लैंड ही था, तो ग्राउंड रेंट नहीं कहलाएगा, सिंपली लैंड फॉर जो प्लॉट कहलाएगा, लैंड के लिए रेंट कहलाएगा। मगर अगर कंस्ट्रक्शन कर दी तो उसका नाम चेंज हो गया, क्या नाम हो गया? ग्राउंड रेंट। अब मुझे बताओ T1, एक पॉइंट बस बता दूं फिर सवाल। अब मुझे बताओ T1 जो O2 है, इसने रेंट कमाया कि नहीं कमाया? कमाया, 5 लाख रुपए कमाया। 5 लाख रुपए कमाने के लिए 1 लाख रुपए का एक्सपेंस है कि नहीं है? कौन सा? तो डिडक्शन समझ आ गई ग्राउंड रेंट की क्या होती है, कब मिलेगी? ये जो O1 की इनकम है तो T1 की क्या हो गई? एक्सपेंस, डिडक्शन। तो वही अमाउंट जो होगा लेस करेंगे और मिल जाएगा आपको 4 लाख रुपए नेट। यानी कि डिडक्शन अलाउड में ग्राउंड रेंट भी आता है, ग्राउंड रेंट भी आता है डिडक्शन अलाउड में। किसके लिए आता है? जो T1 होगा, जो खुद किसी से रेंट पे क्या लेगा? लैंड, उस पे क्या करेगा? कंस्ट्रक्शन, फिर उसको क्या करेगा? रेंट पे दे देगा। अब जितना रेंट वो खुद पे करेगा उसे ग्राउंड रेंट की डिडक्शन कहेंगे। समझ आ गया? अब इसके अंदर कुछ और भी चीजें समझानी है। ग्राउंड रेंट एज डिडक्शन समझ आ गया, तो हम जरा डिडक्शंस को रिकॉल करते हैं। फिर मैं इस एग्जाम्पल को मैंने बनाया है ताकि कुछ और बातें भी समझा सकूं। कितनी डिडक्शंस हो गई? 4। रिपीट करो। नंबर 1 रिपेयर अलाउंस, नंबर 2, नंबर 3 टैक्सेस एक्सेप्ट इनकम टैक्स। आप इसको याद करना चाहते हो तो टैक्स ऑन प्रॉपर्टी और इनकम, ये बोलो, टैक्स ऑन प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी इनकम एक्सेप्ट इनकम टैक्स। और नंबर 4 ग्राउंड रेंट। ग्राउंड रेंट के लिए प्री कंडीशन क्या है? लैंड रेंट पे लेना, उस पे कंस्ट्रक्शन करके रेंट पे दे देना। ठीक है, ये था ग्राउंड रेंट की डिडक्शन। अब डिडक्शंस को एक सेकंड के लिए साइड पे रखो, कुछ और चीजें, चूंकि वक्त ऐसा है, टॉपिक ऐसा है, आगे आने वाली कुछ चीजें और। अब मैं डिडक्शंस को 1 मिनट के लिए फ्रीज कर रहा हूं, मैं चंद और बातें सिखा रहा हूं जिसका डिडक्शन से ताल्लुक नहीं है। अब जरा देख के बताओ, देख के बताओ बेटा, गौर से देखो, मुझे देख के बताओ, O1 की इनकम कहां टैक्स होगी? O1 की इनकम कहां टैक्स होगी? इनकम फ्रॉम, नो, अब नहीं होगी, क्योंकि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स होने के लिए क्या चाहिए था? लैंड और, अब बिल्डिंग उसकी नहीं है, लैंड तो उसकी है ना, मगर लैंड नहीं रही, दोस्त ना रहा। आगे खुद फिल करो। ओके, तो लैंड थोड़ी रही, अब लैंड किधर है? अब वो किसी बिल्डिंग का हिस्सा बन चुकी है, इसीलिए ग्राउंड रेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स होता है, प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं होगा। O1 की इनकम कहां टैक्स होगी? ग्राउंड रेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। ओके बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? अब आ जाओ O2 की इनकम, नहीं बिजनेस नहीं, बिजनेस पढ़ लो फिर इस पे फैसला करते हैं ना, अभी तो वक्त से पहले हो जाएगा। अभी हमने बिजनेस पढ़ा नहीं है, हम कैसे फैसला करें? जी बेटा, O2 की इनकम कहां टैक्स होगी? O2 की इनकम कहां टैक्स होगी? O2 की इनकम, लैंड तो उसकी है ही नहीं, बिल्डिंग तो उसकी है ना, ओनर तो है ना, तो O2 की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसी वजह से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में उसको हमने डिडक्शन दी है, कौन सी?
ग्राउंड रेंट की डिडक्शन दी है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? अब एक मिसाल सुनो बेटा, थोड़ा सब्र, एक सेकंड दो बस बेटा। इनको टू यहाँ वो बंदा था जिसने किसी और के प्लॉट पे बिल्डिंग बना दी और उस बिल्डिंग को रेंट पे दे दिया, ठीक है। O2 की अपनी इनकम, रेंटल इनकम है जो बिल्डिंग से कमाई गई। O2 की इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स हो रही है। क्यों? क्योंकि O2 ओनर ऑफ द बिल्डिंग है और रेंट बिल्डिंग का है, इस वजह से सारी रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही हैं। और इसी वजह से जो रेंट इसने पे किया था O1 को, वो हमने 1 लाख रुपए इस ग्राउंड रेंट डिडक्शन अलाउ किया। इसी को तो हम पढ़ रहे थे। उसकी इनकम प्रॉपर्टी के हेड में आएगी तो प्रॉपर्टी के हेड की डिडक्शन मिलेगी ना उसको। अब इसमें लास्ट पॉइंट सुने, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जी बेटा, और किसकी बेटा? ओनर 1 की। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बेटा, क्योंकि वो ओनर तो है, लैंड की नेचर चेंज हो गई। हमने कहा था रेंट फ्रॉम लैंड और बिल्डिंग, तो रेंट फ्रॉम लैंड अब नहीं है, अब रेंट फ्रॉम ग्राउंड है, नेचर चेंज हो चुकी है। जी जी बेटा, पूछो पूछो, कोई जल्दी नहीं है। सबसे पहले सिंपल ग्राउंड रेंट लिखा हो तो पॉइंट ऑफ व्यू देखो किसका है, ओनर। यानी ग्राउंड रेंट का अगर लिखा है ग्राउंड रेंट, आप मुझसे कहो सर ग्राउंड रेंट की ट्रीटमेंट बताएं, मैं कहूंगा पहले ये बताओ ग्राउंड रेंट लिया कि दिया? ग्राउंड रेंट लिया कि दिया? अगर ग्राउंड रेंट मिला है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा मेरे लिए, और अगर दिया है तो एक सवाल और पूछूंगा, एक सवाल और पूछूंगा जो मेरा आखिरी सिनारियो था। सिनारियो तो सुनो, सिनारियो तो सुनो ना, कंस्ट्रक्शन तो हुई है। सुनो सुनो सुनो, मैं एक चीज सिर्फ चेंज कर रहा हूं, वापस लिखूंगा भी ताकि तुम्हारे नोट्स में कोई खराबी ना आए। ये देखो, मैंने बिल्डिंग तो बनाई और ग्राउंड रेंट भी पे कर रहा हूं, गौर से सुनना, मगर मैंने किसी को रेंट पे नहीं दिया। अब मुझे बताओ ग्राउंड रेंट की डिडक्शन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में मुझे मिलेगी? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है तो किस चीज की डिडक्शन? इसका मतलब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ग्राउंड रेंट कब डिडक्शन मिलेगी? जब आप उसे रेंट पे तो दो ना। अब अगर मैं उसे जाती इस्तेमाल करूं तो मुझे प्रॉपर्टी के हेड की डिडक्शन कैसे मिलेगी? उसकी इनकम ही नहीं है मेरे पास। हाँ, अगर बिजनेस के हेड में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसमें डिडक्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। प्रॉपर्टी की हद तक तो नहीं मिलेगी ना। प्रॉपर्टी में डिडक्शन कब मिलती है? जब उसकी इनकम तो आए आपके पास। चलो बेटा रिकॉल करो, कितने हो गए? 4। पहला क्या था? दूसरा, तीसरा, चौथा, ग्राउंड रेंट। अच्छा बेटा, आगे आने वाले तीन के करीब, एक सेकंड रुको बस, ऐसे आगे आने वाले 2 से 3 डिडक्शंस हैं जो सिमिलर हैं, वेरी मच सिमिलर, सिर्फ उसके हल्की फुल्की चेंजेस हैं, जिसमें ये है कि एनी प्रॉफिट पेड और पेएबल, ये इंटरेस्ट की बात हो रही है, इंटरेस्ट की पेमेंट की बात हो रही है, फाइनेंशियल चार्जेस की बात हो रही है, फाइनेंशियल कॉस्ट की बात हो रही है। तो एनी प्रॉफिट पेड और पेएबल बाय द पर्सन इन द ईयर ऑन मनी बोरोड इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ मॉर्गेज टू अक्वायर, कंस्ट्रक्ट, रेनोवेट, एक्सटेंड, रिकंस्ट्रक्ट द प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी पे जिसको रेंट पे दिया हुआ है आपने। अब याद रखना, अब जो हम बात कर रहे हैं ना वो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है, अब ग्राउंड रेंट से निकल जाना, अब ग्राउंड रेंट के उस एग्जाम्पल में नहीं फंसे रहना, वो खत्म हो चुका है, हम आगे निकल चुके हैं। अब हम किसी भी ओनर की बात कर रहे हैं जिसकी बिल्डिंग भी अपनी थी, लैंड भी अपनी थी और रेंट पे दिया हुआ उसने। तो हम अब नॉर्मल केस में वापस आ गए, अब वापस कनेक्ट नहीं करना दो चीजों को, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर आपने मनी बारो की और उस मनी बारो करने के बाद उससे या तो प्रॉपर्टी सिरे से आपने परचेज की, यानी आपने सारी की सारी प्रॉपर्टी एक्वायर की है बारोड मनी से, या उसको बनाया है, बनी बनाई नहीं बनाया, या बनी हुई थी रेनोवेट किया, एक्सटेंड किया, या तो आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, क्योंकि वो प्रॉपर्टी रेंटेड है, आपने रेंट पे दी हुई है वो प्रॉपर्टी, तो आपको जितना इंटरेस्ट पे करोगे उसकी डिडक्शन मिलेगी। तो आमतौर पे बिजनेस में भी ऐसा ही होता है, हम अगर बैंक से लोन लेते हैं और उसे बिजनेस करते हैं और बैंक को इंटरेस्ट पे करते हैं तो हमारा P&L, प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होता है। सेम अप्लाइज हियर, कोई नई चीज नहीं है यहां। इसमें सिर्फ क्या है, नंबर 5 के चूंकि टैक्स लॉ इंटरेस्ट का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता ताकि गिल्टी फील ना हो, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो इसीलिए उसको बोलते हैं प्रॉफिट या प्रॉफिट ऑन डेट। ये जो प्रॉफिट है ना, ये सारा क्या है, इसमें हमने क्या किया,
हमने मनी बारो की, मनी बोरोड, और फिर हमने उसको यूज किया। कैसे यूज किया हमने उसको? या तो हमने उससे प्रॉपर्टी एक्वायर की, या हमने कंस्ट्रक्ट की, या हमने रेनोवेट की, या फिर हमने एक्सटेंड किया, या फिर हमने रिकंस्ट्रक्ट किया। तो ये 5 काम अगर हमने किए हैं एक ऐसी प्रॉपर्टी के साथ, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कनेक्शन किसका बना? मनी बोरोड का बना। तो कहता है आप इस मनी बोरोड के अगेंस्ट क्या पे करोगे? इंटरेस्ट पे करोगे। बेशक उसको कोई भी नाम दो, है तो इंटरेस्ट ना, तो वो इंटरेस्ट आपकी डिडक्शन बन जाएगी अगर इस प्रॉपर्टी को आपने कहां पे लगाया हुआ है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी इसका मतलब रेंट अगर वो प्रॉपर्टी कमा रही है। देखो मैंने जाती घर है जो रेंट पे नहीं है, मैंने उससे हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लोन लिया और घर बनाया और मैं उनको इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, मुझे क्या ये डिडक्शन मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? रेंट पे ही नहीं है, काहे की डिडक्शन? यानी लाजिम है उस प्रॉपर्टी का किस पे होना? रेंट पे होना। रोहान ठीक है बेटा? क्या चीज बेटा? मगर बन के खुद भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना, खुद भी तो रह सकते हैं ना। डिडक्शन की बात है, याद रखना। पता है बच्चा क्या भूल जाता है? बच्चा भूल जाता है कि रेंट पे ही नहीं है। जब रेंट पे नहीं है तो डिडक्शन किस चीज आती? देखिए डिडक्शन किसी हेड की है। किस हेड की बात कर रहे हैं हम आजकल? प्रॉपर्टी की। तो उसको रेंट पे तो दो। ठीक है बेटा जी। ठीक है, ठीक है, यस यस, अगर उसको आप रेंट पे दे रहे हो तो ठीक है। अच्छा बेटा कितने हो गए? 5। इसको कैसे याद करेंगे? प्रॉफिट ऑन मनी बोरोड। इसको ऐसे याद करेंगे, प्रॉफिट ऑन मनी बोरोड या इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड। ठीक है, बोलो कितने हो गए बेटा? 5। नंबर 6 जी बेटा, जी जी। अब बेटा कौन सा वाला? नंबर 5 ये वाला बेटा। अच्छा इसमें क्या सवाल था आपका? जी, असल में आपके पास प्लॉट से इनकम आ रही है, आप आम जबान में यही सोचते हो मेरा प्लॉट था मैंने रेंट पे दिया, वहां से इनकम आ रही है। इनकम टैक्स लॉ कहता है कि इनकम रेंटल हो, प्रॉपर्टी का शेप उसने बोला लैंड। अब लैंड का मतलब टैक्स लॉ में होता है ओपन ग्राउंड। वो ओपन ग्राउंड नहीं है, या एटलीस्ट अब नहीं है। तो अगर वो ओपन ग्राउंड रहता, लीगली स्पीकिंग आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में रहती। मगर बेशक उसने आपसे इजाजत देके कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन नहीं किए, फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है उसकी, फिर उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, फिर अदर सोर्स नहीं है। कंस्ट्रक्शन की, आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चली जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ो बेटा। नेक्स्ट बेटा, अब तवज्जो चाहिए बेटा। ऑन कैंपस लास्ट रोज जो 2-3 बच्चे बात कर रहे हैं, बेटा थोड़ी सी तवज्जो आपकी इसलिए चाहिए होगी कि अगर आप समझते हो कि बात कर, मुझे कोई इशू नहीं है, कोई बात करता है ना, करता रहे। वैसे वही डिस्कशन, मुझे पता है डिस्कशन ही चल रहा होता है। जो बड़ा गर्क डिस्कशन करता है ना, वो कोई और चीज नहीं करती। असल चीज क्या है बेटा, अगर आप समझते हो आप चीजों में क्लियर हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। और अगर समझते हो कि 2 लफ्ज मैं सिखा सकता हूं तो फिर खामोश रहो। उसूल ये है अपना। ठीक है, अगर तुम समझते हो कि कोई वैल्यू एडिशन करूंगा तो बेटा फिर खामोशी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। अब अगली बात क्या है, वही चीज रिपीट होगी। बेसिक उसूल वही है, सेम उसूल वही है कि मनी बारो होगी, उससे प्रॉपर्टी बनेगी, और प्रॉपर्टी रेंट पे होगी, तो मनी बारो की वजह से कोई अमाउंट पे हो रहा होगा। ठीक है, तवज्जो रखना, उसकी रिडक्शन मिलेगी। उसूल वही है, मोड चेंज है, अल्फाज चेंज है। क्यों चेंज है, आगे आ जाओ, पहले समझते हैं इसको, थोड़ी तवज्जो चाहिए। वेयर प्रॉपर्टी हैज बीन एक्वायर्ड, कंस्ट्रक्टेड, रेनोवेटेड, एक्सटेंडेड, और सेम 5 चीजें बाय द पर्सन विथ कैपिटल, जो पैसे थे, कंट्रीब्यूटेड। अब देखो थोड़ा सा फर्क कहां आ रहा है, यहां आ रहा है।
पैसे देने वाला कौन था? हाउस बिल्डिंग। यानी उसने बाय नेम एक इदारा बता दिया, या जनरलिटी में कहा शेड्यूल्ड बैंक। अंडर स्कीम कौन सी? इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन व्हाट बेसिस? शेयरिंग द रेंट, रेंट मेड बाय द कॉर्पोरेशन और बैंक। द शेयर इन रेंट, डिडक्शन ये है शेयर इन रेंट, शेयर टुवर्ड्स एप्रिसिएशन इन द वैल्यू एक्सक्लूडिंग रिटर्न ऑन कैपिटल फ्रॉम द प्रॉपर्टी पेड पेएबल बाय द पर्सन टू द। अब ये सारी चीजें क्या है? सेम बेसिक उसूल है, मगर गौर से देखना। ये नंबर 6 है बेटा। नंबर 6 में आने से पहले या इसका टाइटल देने से पहले मैं अगेन इसका बेसिक तरीका समझाता हूं, ताकि आपको बात समझ आ जाए कि ये असल में अल्फाज क्या थे। इसमें एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को क्या किया गया है? वही 5 काम किए गए। कौन से 5 काम किए गए हैं? अक्वायर, कंस्ट्रक्ट, रेनोवेट, एक्सटेंड और रिकंस्ट्रक्ट हुआ। ये प्रॉपर्टी, इन 5 कामों के लिए फंड्स आए हैं। फंड्स को इसने कहा है कैपिटल, वो फंड्स हैं बेसिकली। कैपिटल कहां से लिए? 2 से। इनके 2 नाम बता दिए, एक हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन और दूसरा बैंक, शेड्यूल्ड बैंक या कमर्शियल बैंक। मगर ये जो अरेंजमेंट हुआ, यहां सुनिएगा मेरा बेटा, जो प्रॉपर्टी का ओनर है, जो अल्टीमेट ओनर है, इस ओनर ने ये जो अरेंजमेंट किया हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ या बैंक के साथ, वो आम लोन नहीं था। आम लोन होता, ये हो चुका है, पहले कवर हो चुका है, नंबर 5 पे वो आम लोन था। ये आम लोन नहीं था। यहां ये जो लोन था, इसको इस्लामी टच दिया गया है। इस्लामी टच तो पता है ना, इस्लामी टच दिया गया है इसको। अब इस्लामी टच कैसे दिया गया है? ओनर ने, हाँ, इस्लामी टच जो है ना, वो इस तरह दिया गया है। वो ऐसे दिया गया कि इनने, जब वो HBFC के साथ यानी हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन के पास बंदा गया या बैंक के पास गया, तो उन्होंने पैसे दिए। पैसे देते वक्त अरेंजमेंट क्या था? अरेंजमेंट ये नहीं था कि हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं और इंटरेस्ट लेंगे। उसने कहा नहीं, हम ये कहते हैं कि तुम मुझे, हाँ इस्लामिक बैंक है, ठीक है, या हम आपको जो ये प्रॉपर्टी के लिए पैसे देंगे, प्रॉपर्टी तो तुम्हारी होगी ना, कैपिटल तो तुमने वैसे ही हमें लौटाना है, मगर हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते। या वो बंदा कहता है जी मैं इंटरेस्ट पे नहीं करूंगा, मैं तो मौलवी हूं, कि ठीक है कोई बात नहीं, इस प्रॉपर्टी को तुम करोगे क्या? अब सुनिएगा, कहता है जी मैं इस प्रॉपर्टी को रेंट पे दूंगा। अब ये इन्वेस्टमेंट स्कीम कैसे बनती है इस्लामिक नेचर की? वो ऐसे बनती है कि आपने फंड्स लिए बैंक से, HBFC से, बनाई प्रॉपर्टी और उसके बाद उसको रेंट पे दे दो। अब रेंट पे दे रहा है ना, तो एक तो से मैं मिसाल देता हूं जी, वो प्रॉपर्टी बनी थी 4 करोड़ की, तो एक तो ओनर कितने पैसे लौटाएगा? वो तो उसने वापस करने ही करने। तो बैंक और HBFC क्या कमाएंगे? 4 करोड़ अपने दिए थे, वापस आ गए, और इन्फ्लेशन की वजह से तो 4 करोड़ भी कम होके मिलेंगे। तो फायदा क्या उनका? वो क्या बिजनेस कर रहे हैं? तो इसीलिए वो क्या करते हैं, कहते हैं देखो हम तुमसे ना 2 अमाउंट चार्ज करेंगे, 2 किस्म के अमाउंट तुमसे चार्ज। पहला, जितना रेंट आ रहा है ना, उसमें से हमारा 30% शेयर हमारा होगा, 40-50 वो डिपेंड करता है बिजनेस डील पे। वो शेयर इन रेंट, शेयर इन रेंट। अब मुझे रुको और मुझे बताओ बस, शेयर इन रेंट को इस डिडक्शन तुम पढ़ रहे हो, क्योंकि डिडक्शन अलाउड चल रही हैं। सोच के मुझे बताओ, इस एग्जांपल को देख के बताओ, शेयर इन रेंट किसकी डिडक्शन है? ओनर की। शाबाश। कौन सा ओनर? जो यहां प्रॉपर्टी का ओनर है, जिसने लोन लिया था। किससे? क्योंकि अब जैसे अगर वो फंड्स बारो करता, इंटरेस्ट पे करता, तब भी उसकी डिडक्शन थी, इससे पहले हमने पढ़ा था। अब इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा, प्रॉफिट पे नहीं कर रहा, उसकी शेयर इन रेंट दे रहा है। तो सपोज करते हैं कि जी रेंट आता है 1 लाख रुपए और बैंक का 1 लाख रुपए का रेंट है और बैंक का 30% इसमें शेयर था। बताएं डिडक्शन कितनी मिलेगी इसकी? 1 लाख रुपए इनकम और 30,000 इसकी। क्यों?
उसकी डिडक्शन है, ठीक है, इसकी डिडक्शन है। अब सुनिएगा मेरी बात, चूंकि इस्लामिक टच है ना इसमें, अब इंटरेस्ट की जगह क्या क्या हो गया, एक की इनकम और दूसरे की एक्सपेंस डिडक्शन। ये शेयर इन रेंट किसकी इनकम, किसकी इनकम, बैंक और एचडीएफसी की। किसकी डिडक्शन, ऑनर की डिडक्शन। मगर बैंक और एचडीएफसी ना एक और काम भी करते हैं। एक तो शेयर इन रेंट तो है ही, ताकि 4 करोड़ भी वापस मिले और कुछ कमा भी लिया हमने। मगर 4 करोड़ रुपए पैसे बैंक और एचडीएफसी के, प्रॉपर्टी उससे खरीदी जा रही है, बेशक उसका ओनर कोई और है, मगर वो कहते हैं पैसे तो हमारे थे ना। और व्हाट इफ के उसकी वैल्यू बढ़ रही है, प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन हो रही है, 4 करोड़ की प्रॉपर्टी आगे चल के 8 करोड़ की हो गई। अब तो बैंक और एचडीएफसी क्या कहता है, तुमसे हम दूसरा भी एक अमाउंट चार्ज करेंगे और वो होगा शेयर पूरा नहीं, शेयर इन वैल्यू ऑफ एप्रिसिएशन, या एप्रिसिएशन शेयर यूं भी लिख सकते हैं, शेयर इन एप्रिसिएशन, इन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, यूं भी आप लिख सकते हो, जिस तरीके से चाहे लिखो। यानी कि सपोज करते हैं, अब ये शेयर कितना होगा, 2%। ऐसा नहीं होगा कि शेयर ज्यादा होगा, शेयर कम रेट होगा, मगर जितना। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं ये दोनों क्या हैं, असल चीज क्या पढ़ा रहा हूं, ये दोनों क्या हैं, डिडक्शन। किसके लिए, ओनर के लिए। भाई देखो, बैंक ने मुझे कहा कि 30% रेंट और 5% एप्रिसिएशन हम जब देखिए, जब पूरे 4 करोड़ वापस आएंगे तो हम उसकी वैल्यूएशन कराएंगे प्रॉपर्टी, और उस वक्त 5% तुम्हें हमें और देना पड़ेगा उस शेयर का, एप्रिसिएशन का। वैल्यू था 4 करोड़ रुपए, हो गई आगे चल के 6 करोड़ रुपए, यानी 2 करोड़ की वैल्यू बढ़ी। इस 2 करोड़ का 5% मुझसे मांग रहे हैं और मैंने दे दिए। जो एप्रिसिएशन होगी, देखो मेरी बात सुनो, एप्रिसिएशन का असल पैसे का तो वो दे चुका हूं ना सारे यार, 4 करोड़ दोबारा दूंगा क्या। तो एप्रिसिएशन कितनी हुई थी, उसका 4%, उसका 5%, उसका 10% या उसका 50%, वो बैंक और वो बंदा जानता है। यही तो पैसे भी खुद तो ला ना, पैसे भी तो वो लगा रहे हैं ना। अब देखो मुझे बात बताओ, अगर ये मैं इस डील में नहीं आ रहा, मैं बैंक को कहता हूं ना ना ना, एप्रिसिएशन पे नहीं, एक काम करो 30% की बजाय 40% ले लो मुझसे रेंट। रेंट कितना मांग रहे थे, 30, मैं तुम्हें वो 40% दूंगा, एप्रिसिएशन का ऐसा नहीं दूंगा। तो ठीक है ना, शेयर हमने पे किया ना, हमें डिडक्शन मिली। मगर अगर किसी ने पे किया तो उसे डिडक्शन मिलेगी। अब मुझे एक बात बताओ, इस इस्लामिक टच में दोनों डिडक्शन समझ आ रही है। किस प्रॉपर्टी की इसमें अंडरलाइंग प्रॉपर्टी कौन सी है, जो रेंट पे है, रेंट पे है। उस प्रॉपर्टी को अक्वायर करने में, उसे कंस्ट्रक्ट करने में, रेनोवेट करने में, एक्सटेंड करने में, रिकंस्ट्रक्ट करने में अगर हमने पैसे लगाए हुए हैं, किसके, एचडीएफसी और बैंक के, तो हमें इस एचडीएफसी और बैंक को पैसे देने भी पड़ेंगे। 3 पैसे देने पड़ेंगे, 3 पैसे देने पड़ेंगे। एक कैपिटल, एक शेयर इन रेंट, एक शेयर इन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। इन तीनों में से दो डिडक्शन बनते हैं, शेयर इन रेंट और शेयर इन एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। मुझे बताओ कैपिटल की डिडक्शन मिल सकती है, वो तो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो किस चीज की डिडक्शन, वो नहीं। एक सेकंड बताता हूं बेटा, ठीक है। तो आपने देखो वही सेम मॉडल है, इसमें क्या था, फंड्स मनी बारोड है, इंटरेस्ट पे हो रहा है, इसमें भी मनी बारोड है, उसी वही 5 काम, सिर्फ फर्क है इस्लामिक टच, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें इसकी फर्दर तफसील, भाई कितने % होगा, कब तक देना होगा, ये टैक्स लॉ तय नहीं करता, ये उनका अपना कमर्शियल एग्रीमेंट है। बैंक्स और एचडीएफसी ये तय करेंगे और क्लाइंट और कस्टमर तय करेगा कि जी कब तक पेमेंट होगी। ये तो देखो इसमें टैक्स लॉ तो कहता है पे करोगे डिडक्शन दूंगा, ठीक है, जब तक प्रिंसिपल। तो मैं इसको टाइटल देना चाहता हूं, ये क्या है, डिडक्शन शेयर इन, दो, शेयर इन रेंट और शेयर इन एप्रिसिएशन,
एप्रिसिएशन इन वैल्यू, ताकि आपको याद रहे ये दो डिडक्शन है, ठीक है। इस्लामिक टच। जी बेटा, हाँ, वैल्यूअर को जो पेमेंट करेंगे वो कौन करेगा, हो सकता है बैंक करे, ठीक है ना। और अगर ये करेगा डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसकी डिडक्शन लिस्टेड है, इसकी डिडक्शन लिस्टेड है, उसमें नहीं आती है डिडक्शन वैल्यूअर वाली, ठीक है। अच्छा बेटा, कितने हो गए, याद हो गए? बताओ कौन से। नंबर 1 रिपेयर अलाउंस, नंबर 2 इंश्योरेंस, 3 4 5 6 शेयर एंड रेंट एंड। अच्छा जी, नंबर 7, गौर से सुनना बेटा, नंबर 7 और नंबर 5 एक जैसे हैं, सिर्फ मोड डिफरेंट है। नंबर 7 एंड 5 एक जैसे। नंबर 7 क्या है, वेयर प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू मॉर्गेज और अदर कैपिटल चार्ज, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और इंटरेस्ट पेड ऑन सच। इसमें सिंपली क्या है, वही प्रॉफिट, वही इंटरेस्ट, सिर्फ फर्क क्या है कि प्रॉपर्टी इज मॉर्गेज्ड या सब्जेक्ट टू अ चार्ज। अब ये समझे, प्रॉपर्टी इज मॉर्गेज या चार्ज क्या है। अब इसमें फर्क कुछ नहीं है, वही नंबर 5 रिपीट हो रहा है, बट विथ वन डिफरेंट पॉइंट। देखिए हमने क्या किया था, हमने एक घर लिया और घर के लिए हमें पैसे दिए थे बैंक ने, गेट पे, ये देखो रास्ता है, ओके। बैंक ने ओनर को पैसे दिए, उसे घर बना। अच्छा, मगर ओनर ने या जो बारोअर है उसने बैंक को कुछ तो गारंटी दी होगी ना। अब अगर नंबर 7 में फर्क सिर्फ इतना है कि ओ ने कहा कि देखो यही घर मैं मॉर्गेज करा देता हूं, कि अगर पैसे नहीं दे सका तो तुम क्या करोगे, ये मुझसे छीन लोगे। यानी नंबर 5 वाला ही मॉडल है कि वो लोन किसी से लिया, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बनाया घर, आपको डिडक्शन मिलेगी किस चीज की, उसी इंटरेस्ट या प्रॉफिट की जो तुम पे करोगे। तो नंबर 5 तो एग्जैक्ट यही था, मगर नंबर 5 में ये नहीं बताया गया था कि सेम प्रॉपर्टी, उसमें कोई और प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे, उसमें प्रॉपर्टी क्या थी, अगर मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सका तो मेरी भैंस तुम्हारी, ठीक है, रख लो भैंस। मगर यहां घर को मॉर्गेज किया गया, तो विच मीन्स के नंबर 5 और नंबर 7 सेम है, दोनों में डिडक्शन इंटरेस्ट की है, सिर्फ डिटेल डिफरेंट थी। कितने हो गए बेटा, 7, ठीक है। नंबर 8 है एनी एक्सपेंडिचर नॉट, याद रखना बेटा, इसकी यहां तक नाम नहीं आ रहा, इसका नाम मैं रखूंगा मगर इसका नाम डायरेक्टली नहीं आता, निकालना पड़ता है। एनी एक्सपेंडिचर नॉट एक्सीडिंग 4%। यहां रुक जाओ, पहले यहां रुक जाओ, सबसे पहले इसमें और नंबर 1 में डिफरेंस बताओ। वो अलाउंस है, ये एक्सपेंडिचर है, वो अजम्पशन पे था, ये एक्चुअल है। हम ना बेटा रिपीट करता हूं, थोड़ा आगे बढ़ जाओ, ठीक है बेटा, रिपीट करूंगा तो हाँ बेटा रिपीट करूंगा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं, फिर वापस आके 7 को ही रिपीट करूंगा, ठीक है। मुझे 10 तक आने दो, फिर मैं 7 को रिपीट करता हूं, ताहा हम ना, ठीक है बेटा। नहीं कोई बात नहीं, मैं एक्सटेंड कर लूंगा ना इन बच्चों के लिए। बेटा नंबर 8 एंड नंबर 1 में फर्क यह है कि नंबर 1 में भी कोई परसेंटेज थी 1/5 के जरिए 20%, और यहां पे भी परसेंटेज है, यहां पे भी परसेंटेज है, यहाँ 4% है, वहां 20% है। जो बच्चा मिक्सअप करता है, एक ही बात दूसरे में लिख के आता है, प्लीज रिमेंबर वो अजम्पशन बेस्ड है, डिडक्शन मिलेगी हमेशा। यहां एक्सपेंडिचर होगा तो मिलेगी, यहां एक्सपेंडिचर होगा तो मिलेगी। और दूसरी बात ये कि यहां जितना एक्सपेंडिचर होगा उतनी डिडक्शन नहीं मिलेगी, अपर लिमिट लगा दी है, अपर लिमिट लगा के कुछ काटू कर रहा है, एक्सीड नहीं करने दे रहा। चालाकी क्यों, लोग ऐसे हैं, क्या करें, जैसे लोग वैसा FBR,
अब देखो क्यों क्यों कहता है एनी एक्सपेंडिचर नॉट एक्सीडिंग 4% ऑफ रेंट चार्जेबल। गौर से देखना, उसमें भी रेंट चार्जेबल था, फर्क है दोनों में। रेंट चार्जेबल टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी, वहां सिर्फ बिल्डिंग था, इसमें पूरी प्रॉपर्टी है। इसका रेंट चार्जेबल, नंबर 1 का रेंट चार्जेबल और नंबर 8 का रेंट चार्जेबल अलग अलग है। नंबर 1 का रेंट चार्जेबल बिल्डिंग वाला होगा और नंबर 8 का रेंट चार्जेबल पूरा होगा, पूरा होगा। तो होता है बेटा रेंट, लैंड भी कभी रेंट पे दी जाती है, दी जाती है। रेंट चार्जेबल तो आएगा ना, किसमें आ रहा है ना अभी, सबर तो करो। प्रॉपर्टी फॉर द ईयर कंप्यूटेड बिफोर, अब बात सुनो, ये जो अमाउंट रेंट चार्जेबल का होगा ना, उससे कोई डिडक्शन लेस नहीं करना। बिफोर अमाउंट जब लेंगे ना 4% के लिए, तो 4% के लिए अमाउंट वो लेंगे जिसमें से कोई डिडक्शन लेस नहीं हुई होगी। तो 4%, 4% of the rent chargeable to tax in respect of property for the year computed before any deduction is allowed। कोई एक्सपेंस लेस किए बगैर वाला रेंट चार्जेबल लो, उसका 4% निकालो। पेड आर पेएबल, ये जो एक्सपेंडिचर इसकी बात हो रही है, पेड आर पेएबल बाय द पर्सन इन द ईयर होलली एक्सक्लूसिवली for the purpose of deriving rent chargeable to tax under the head income from property including, गौर से सुनो, including administration and, इस वजह से इसका नाम जो आम तौर पे हम बोलते हैं प्रोफेशनली रेंट कलेक्शन चार्जेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेंट कलेक्शन चार्जेस। रेंट कलेक्शन चार्जेस, ठीक है बेटा। रेंट कलेक्शन चार्जेस में हर वो एक्सपेंडिचर, एनी एक्सपेंडिचर जो रेंट के लिए इनकर हुआ और फिर आगे चल के इसने क्या कहा, एडमिन और कलेक्शन, यानी इन अदर वर्ड्स इसकी मैं वजाहत क्यों करता हूं कि देखो रेंट आपके दिमाग में आता है कि एक घर किसी का रेंट पे हो, किसी की 2 प्रॉपर्टीज रेंट पे हो, तो रेंट तो वैसे ही बैंक में आ जाता है, नहीं तो फोन करके हम टेनेंट से पैसे ले लेते हैं, या टेनेंट खुद ही दे देता है, या वो जो रियल एस्टेट वाला होता है वो कलेक्ट करके दे रहा होता है। मगर ऐसा नहीं है। उन लोगों के लिए जिनकी बिजनेस मॉडल में है ही रेंटल इनकम, वो क्या करते हैं, उनकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिनकी हंड्रेड्स ऑफ प्रॉपर्टीज रेंट पे हैं, उनका मॉडल ही क्या है, करोड़ों रुपए का रेंट कमाते हैं। तो फिर वो रेंट का ट्रैक कैसे रखेंगे, इसके लिए कुछ लोगों को वो हायर करते हैं, एक ऑफिस बना के। वो उनका काम ही क्या है कि जी ऑफिस बना के उसमें 2-3 लोग रखें। अब इस केस में रेंट कलेक्शन चार्जेस आता है। एक प्रॉपर्टी, अगर वो ही आप वाली बात जो ये आप पूछ रहे थे, जैसे लैंड में कौन सा रेंट, तो कौन सा एक्सपेंस होता है रेंट, वाकई नहीं होता। मगर जब आपके जहन में एक प्लॉट हो तो, व्हाट इफ के मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो, तो फिर तो कोई लोग, तो आमतौर पे इसमें क्या आता है बेटा, सैलरीज आती हैं। सैलरीज, वो 2-3 एम्प्लॉइज की सैलरीज, बिजली का बिल, उस मलिक रियाज, तो फिर बात ही अलग हो गई ना। तो वो बेटा आमतौर पे सैलरीज, उस ऑफिस के बिजली का बिल, उसके फ्यूल, तो इसीलिए एनी एक्सपेंडिचर जो रेंट के लिए था, यानी उस ऑफिस के लिए, आगे चल के एडमिन और कलेक्शन खुद बता दिया। मगर सुनो, चूंकि लॉ मेकर को डर था, वो क्या कहेगा, वो इस तरह कहेगा कि जी देखिए मैंने ना, मेरे तो सुनिएगा 10 प्रॉपर्टी रेंट पे हैं, 10 प्रॉपर्टी रेंट पे हैं और मैंने 400 लोगों को एम्प्लॉयमेंट में रखा हुआ है। पैसे हर किसी का नाम देके उसका आपने क्या किया, सैलरी दे दी। अब एफबीआर को जाके वेरीफाई करना पड़ेगा, तो किस किस को जाके वेरीफाई करेंगे। इसीलिए क्या किया गया, अपर लिमिट रख दी गई कि ये एक्सपेंस किसी भी सूरत में एक्सीड नहीं कर सकता। किससे, अब सुने बेटा, एक्चुअल और अपर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है, 4%। 4% किसका, रेंट चार्जेबल टू टैक्स, ठीक है। और यहां रेंट चार्जेबल टू टैक्स का मतलब है सारा रेंट, बिल्डिंग का भी। और सुनिएगा,
पहला केस जिसमें एक्चुअल, और ये बात हो रही है किसकी, रेंट कलेक्शन चार्जेस की बात हो रही है, डिडक्शन की बात हो रही है। ये बन रहा था 2 लाख रुपए और ये बन रहा था 350। डिडक्शन किसकी मिलेगी? आपने तो 4% पढ़ा था। 4% वो 20% की तरह नहीं है, यानी 1 के साथ कंफ्यूज किसी सूरत में नहीं करना इसको। वो 120%, 1/5 मिलेगा ही मिलेगा। यहां ऐसा नहीं है, यहां डिडक्शन मिलेगी एक्चुअल की। सेकंड केस देखो, अगर हमारा एक्चुअल एक्सपेंस बन रहा था रेंट कलेक्शन का 3 लाख और 4% बनता है 360, अब बताओ किसकी डिडक्शन मिलेगी? अभी भी इसका मतलब है कि अगर फिगर चेंज हो, अपर लिमिट, इसका मतलब ये से एक्सीड नहीं कर सकता। ओके, अब देखो ये बन रहा है 4 लाख और ये लिमिट बन रही है 3 लाख। 3 लाख की मिलेगी। अब क्या करूं? 3 लाख। अब एक्चुअल मेरा ज्यादा है, क्या पता चाहे कि खर्चे भी इसमें डाले, कुछ भी रियल भी हो सकता है। उसने ऐसा एम्प्लॉय हायर किया जो कि ज्यादा पैसे मांग रहा था, इसकी डिडक्शन मिलेगी। विच मीन्स के ये इस पे अपर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, इसे एक्सीड नहीं कर सकता। अच्छा, व्हाट इफ मेरा बच्चा यहां पे 0 है, क्योंकि हमने किसी को एम्प्लॉय नहीं रखा ना ऑफिस रखा, और यहां पे 210 बन रहा है। रेंट कलेक्शन चार्जेस 4% क्लेम कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि इस ये खर्चा ही नहीं है, एक्सपेंडिचर है। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? देखो ये सारी एप्लीकेशंस हैं लॉ की, ये सारी एग्जांपल्स हैं ताकि आपको पता चले कैसे एग्जामिन होगा। कितनी डिडक्शंस हो गई? 8 हो गई। नंबर 1 क्या था? रिपेयर अलाउंस। नंबर 2 क्या है? इंश्योरेंस फ्री, taxes paid except income tax 4, ground rent 5, interest. Okay, 6, share in rent या in appreciation of value. Next 7, वही इंटरेस्ट या प्रॉफिट बशर्ते के प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे हो। 8, 9 को गौर से देखना, ये मैंने चूंकि पहले भी जब आपको फर्स्ट एग्जांपल बताई थी तो उसमें मैंने यूज किया था इस वाली को। एनी एक्सपेंडिचर पेड और पेएबल बाय द पर्सन इन द ईयर फॉर लीगल सर्विसेज। गौर से देखो बेटा, यानी लीगल चार्जेस अक्वायर्ड टू डिफेंड द पर्सन्स टाइटल, यानी हर लीगल केस नहीं, सिर्फ वो पर्सन्स टाइटल टू द प्रॉपर्टी और एनी सूट कनेक्टेड विथ प्रॉपर्टी इन अ कोर्ट। इसका मतलब क्या है? ये नंबर 9 का ताल्लुक है लीगल चार्जेस से। लीगल चार्जेस, मगर लीगल चार्जेस कौन सी? लिमिटेड टू कौन सा? डिफेंड टाइटल। ओनरशिप का डिस्प्यूट आ जाए तो डिफेंड टाइटल का मतलब है कि केस का ताल्लुक, हमने लीगल फी पे की है, चार्जेस पे किए हैं, क्योंकि हमसे वकील ने जो फी चार्ज की वो किस काम के लिए? हमारी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में आ गई। और दूसरा है कोई केस, सूट इन कोर्ट। ये जो वर्ड है ना, कोर्ट ऑफ लॉ, इसमें टैक्स ऑफिस इज नॉट कोर्ट ऑफ लॉ। अब 2 बातें इसकी एप्लीकेशन बेस्ड है, वो समझो। 2 बातें जिसपे एग्जामिनर जो आपको, ये जो मेरी, इसका मतलब लॉ की वजाहत और लॉ की एप्लीकेशन। वजाहत नहीं पूछता, एप्लीकेशन पूछता है। तो लॉ इतना था। अब सिचुएशन देखो क्या है, सिचुएशन 1 या सिचुएशन ए, ठीक है ना? ये मैं क्या बता रहा हूं, कुछ सिचुएशंस बता रहा हूं जिसपे लॉ अप्लाई करके बताओ कि क्या होगा। और ऐसे ही सवाल पास्ट के आए हुए हैं। पहला, ओनर, किसी प्रॉपर्टी की ओनर कोई खातून है और उनकी जो डिस्प्यूट है वो फैमिली कोर्ट में चल रहा है। फैमिली कोर्ट में उसका डिस्प्यूट चल रहा है, यानी कि इट इज समथिंग लाइक डिवोर्स प्रोसीडिंग से, उसके लिए उसने फी पे की है। ये पास पेपर से बता रहा हूं। और उसने से 3 लाख रुपए की अमाउंट में अपनी तरफ से बता रहा हूं, 3 लाख रुपए की फी पे की है लॉयर को। डिडक्शन मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी?
लीगल फी तो है। करीम नवाज, एक सेकंड बेटा आ रहा हूं मैं। मोहम्मद फसाहत, उसामा, बेटा इस पे फोकस करो अभी, ठीक है? मैं बेटा आपकी तरफ आ रहा हूं, बस एक सेकंड में। मुझे बताओ डिडक्शन कब मिलेगी? कब मिलेगी? जब ना 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 प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है। असल चीज क्या है? कहाँ प्रॉपर्टी लिखा है यार? ये स्पेसिफिकली दो लफ्ज याद करो। क्या? पहला क्या? डिफरेंट टाइटल है? नहीं। दूसरा क्या है? सूट इन कोर्ट। भाई सूट इन कोर्ट तो है, मगर किससे ताल्लुक हो? अब बात करो तुम प्रॉपर्टी से। पहले ये जरूर बताओ मुझे कि सर डिडक्शन उस वक्त मिलती है जब डिफेंड टाइटल हो। आप क्या चेक करोगे? टाइटल का डिस्प्यूट था? नहीं। फिर क्या देखोगे? सूट इन कोर्ट तो है, मगर किस सिलसिले में? पर्सनल। ये क्या लिखा है? सूट कनेक्टेड विथ प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है कि सूट इन कोर्ट तो हो, ये याद रखना होता है। और जबकि सिचुएशन ए में जो केस था उसका प्रॉपर्टी से ताल्लुक नहीं था, वो पर्सनल नेचर का था, तो ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये पास्ट में आ चुका है पेपर में। सेकंड सिचुएशन देखो बेटा। कुछ भी किसी की कोई भी नाम से कोर्ट। हाँ बेटा, कोर्ट कोई भी हो सकता है। एग्रीमेंट थी और उसकी ड्राफ्टिंग करवाई गई, उस ड्राफ्टिंग के लिए फी पे की गई लॉयर को, और उसके लिए 50,000 रुपए की पेमेंट। डिडक्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बताओ भाईजान, बताओ मिलेगी नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? एक तो टाइटल का मसला नहीं है, दूसरा कोर्ट भी इन्वॉल्व नहीं है, ये तो ड्राफ्टिंग डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब तीसरा मैं लिख नहीं रहा, तुम चाहो तो लिख लो, केस 3 केस 3 चाहो लिख लो। हमने, मैं लिख ही लेता हूं यार। हमने एक प्रॉपर्टी से इनकम कमाई, और उस इनकम पे, क्योंकि वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी थी, हमने इनकम टैक्स पे करना है, तो उसका हमने रिटर्न फाइल करने के लिए टैक्स एडवाइजर को फी दी। टैक्स एडवाइजर को हमने 25,000 रुपए दिए। बताओ क्या होगा? डिडक्शन मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? इसका मतलब है कि ईच एंड एवरी लीगल पेमेंट यहाँ कवर नहीं है। यहाँ सिर्फ दो लीगल पेमेंट्स हैं, और वो कौन सी हैं? जहां पे डिफेंड द टाइटल हो, या क्या हो, कोई लीगल केस हो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है, सूट इन कोर्ट हो। इसकी तीनों एग्जाम्पल जो मैंने बताई ये शामिल नहीं है। टोटल डिडक्शंस कितनी हो गई? लास्ट डिडक्शन का ताल्लुक है, लास्ट डिडक्शन और लास्ट, इसकी डिडक्शन भी लास्ट है, आज की क्लास की भी लास्ट ही होगी, और वो ये है, थोड़ी सी लेंदी है बट आसान है। नंबर 10 देखिए, अगर नंबर 10 का ताल्लुक किससे है? अगर सबसे पहले तो बताएं, इनकम जब हम इस हेड में टैक्स करते हैं, जब इस हेड में हम इनकम को टैक्स करते हैं, तो बेसिस ऑफ चार्ज क्या है? रिसीव्ड, और आगे क्या लिखा है? फॉर अकाउंटिंग टर्म्स में हम इसको क्या बोलते हैं? अक्रूवल। अकाउंटिंग टर्म्स में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अक्रूवल बेसिस पे, टैक्स टर्म्स में है रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर टैक्सेशन। अब जब हम रिसीवेबल बेसिस पे किसी अमाउंट को टैक्स करवा चुके, और आगे चल के वो पैसे हमें ना मिले और वो बेड हो जाए, वेडेट्स हो जाए, हम राइट ऑफ कर दें, तो उसकी भी हमें डिडक्शन मिलेगी, उसकी डिडक्शन भी मिलेगी। देखो, ये जो डिडक्शन है अक्रूवल बेसिस की वजह से ही होगी। अक्रूवल बेसिस होगा तो ये डिडक्शन क्रिएट होती है, मगर इसका मिसयूज होता है। मिसयूज का मतलब है कि एक बंदे से पेमेंट आनी भी है, एक बंदा हमें कैश में पैसे देने के लिए तैयार है। 1 लाख रुपए का रेंट था, 12 लाख रुपए वो कैश में दे रहा है, हम उसे कह रहे हैं एक काम करो, हमें सिर्फ 8 लाख रुपए दो बस,
बाकी मैं रिसीवेबल बेसिस पे चार्ज कर देता हूं। तो 12 के बजाय हमने 8 लाख रुपए रिसीव किए, 4 लाख रुपए हमने अक्रूवल बेसिस पे रिसीवेबल शो किए, 12 पे हमने टैक्स दे दिया। हकीकत में 12 मिल रहे थे, हमने कहा नहीं 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 नहीं, सिर्फ 8 लाख रुपए दो। वो 4 लाख रुपए हमने क्या किया, रिसीवेबल है, उस बंदे से ना हमने बैकडोर से कैश में रिसीव कर ली। किताबों में क्या लिखा, वो रिसीवेबल है। आगे चल के हमने क्या बोला, बंदा चला गया, ठीक है, डिडक्शन एक साल टैक्स करवाया, अगले साल अनटैक्स कर दिया। तो टैक्स लॉ बनाते वक्त जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, इतनी कंडीशंस लगा दी, इतनी कंडीशंस लगा दी ताकि मिसयूज ना हो सके। कहता है अच्छा तुम्हें बेडेड की डिडक्शन चाहिए, हाँ चाहिए, क्यों चाहिए, रिसीवेबल ही नहीं है, मैं राइट ऑफ कर चुका हूं। कि तेरा राइट ऑफ नहीं चलेगा, बता क्या वो बंदा अभी भी प्रॉपर्टी पे है कि जा चुका है। कहता है बंदा अभी भी प्रॉपर्टी पे है। देखा फिर किस चीज की बेडेड, नहीं दूंगा। कंडीशन क्या है, उसे घर से निकाल। दूसरा सवाल, कोई और का क्या मतलब है, आगे सुनो, आगे सुनो। सेम बंदे को फिर लॉ पूछता है बताओ कोई और प्रॉपर्टी तो रेंट पे नहीं दी है, एक घर से निकालो दूसरी प्रॉपर्टी पे तो नहीं है, हम कहते हैं दूसरी प्रॉपर्टी है, तो फिर किस चीज का बेडेड। इसका मतलब क्या है, कब डिडक्शन मिलेगी, जब वो बंदा सेम या किसी और प्रॉपर्टी में हमारा टेनेंट। फिर दूसरा सवाल पूछता है कोशिश की, किस चीज की कोशिश, रिकवर करने की कोशिश, अमाउंट रिकवर करने की कोशिश। हमने कहा सर वो कैसे करते हैं, कहता केस फाइल किया उस पे, केस तो नहीं किया, काय की डिडक्शन। इसका मतलब केस भी करो उस पे, रिकवरी की एफर्ट भी करो। इसका मतलब क्या है, कंडीशंस देखो, ये इसलिए लगा रहा है ताकि मिसयूज ना हो और जेन्युइन लोगों को ही इसकी डिडक्शन मिल सके, मैन्युपुलेट कोई ना कर सके इससे। तो कंडीशंस क्या है, गौर से सुनना, वेयर देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट एन अनपेड अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी इज इरिकवरेबल, अनपेड इज इरिकवरेबल एंड अलाउंस इक्वल टू, गौर से सुनना बेटा, बेटा गौर से सुनना, अलाउंस बोला तो है मगर इक्वल टू अनपेड, यानी जितना भी अमाउंट था सारा डिडक्ट हो जाएगा। अनपेड, मेरे 4 लाख रुपए रिसीवेबल थे, 4 राइट ऑफ कर दिए, डिडक्शन कितने की होगी, 4 की। जितना आपका रिसीवेबल होगा उतनी ही डिडक्शन मिलेगी, यहाँ कोई परसेंटेज नहीं है। टेनेंसी बस बोनाफाइडी, बोनाफाइडी का मतलब होता है जेन्युइन, फ्रॉड ना हो, ठीक है, बदनीयती ना हो, जेन्युइन एफर्ट। द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज, नंबर 1 क्या है, वेकेटेड द प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है, डिडक्शन तो मिलेगी मगर कब, जब वेकेटेड द प्रॉपर्टी, ठीक है भाई, घर खाली करवाओ उससे। और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल द टेनेंट टू वेकेट, यानी या तो खाली करा चुके हो या केस फाइल करके स्टेप्स कोशिश की हो, तुमने उसको निकालने की कोशिश की हो। भाई वो कहता है जी मैं नहीं निकलता, क्यों, मेरा तो अभी टर्म बाकी है, मेरा तो एग्रीमेंट आपका 3 साल का था, आप कैसे निकाल सकते हो। तो कहता है आप स्टेप्स लो। स्टेप्स क्या है, टेनेंसी लॉ के तहत नोटिस दो उसको, टेनेंसी कोर्ट में जाओ, ठीक है। इसके बाद क्या है, और दूसरा क्या है, इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर। तो ये जो प्रॉपर्टी होगी ना वो सेम या अदर, किसी भी आपकी प्रॉपर्टी में वो नहीं होना चाहिए बंदा, ठीक है। सेकंड, पर्सन हैज टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग्स। इसका मतलब क्या है भाई, उसकी लीगल, वो तो पहले भी लिख चुका है लीगल प्रोसीडिंग, मगर इस दफा लीगल प्रोसीडिंग सेम नहीं है। वो तो थी स्टेप्स, कौन से लीगल थे, उससे प्रॉपर्टी वेकेट कराने के लीगल स्टेप्स थे। अब लीगल प्रोसीडिंग कौन सी है, अमाउंट रिकवर करने की। ये 2 अलग अलग लीगल प्रोसीडिंग्स हैं। अमाउंट की रिकवरी के लिए लीगल प्रोसीडिंग्स आपने की कि नहीं की, अनपेड है। अब एक बात गौर से देखो बेटा, गौर से देखो, एक बात समझो, हैज टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग्स फॉर रिकवरी ऑफ द अनपेड रेंट, और कानून खुद बोल रहा है यार, ये देखो कितना क्या बोल रहा है, और रीजनेबल ग्राउंड्स हो उसके पास टू बिलीव लीगल प्रोसीडिंग्स वुड बी, क्या मतलब, क्या मतलब, कहता है या तो लीगल प्रोसीडिंग्स करना फजूल हो, ये बताओ,
या फिर लीगल प्रोसीडिंग। इसका मतलब क्या है लीगल प्रोसीडिंग फजूल होने की? भाई देखो, अगर रेंट अमाउंट था 30,000 रुपए और वकील फी मांग रहे 50,000 रुपए, तो केस करें? नहीं। आगे बंदे की डेथ हो चुकी है, उसका लीगल एयर ही नहीं है, केस फाइल करें? नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तानी कोर्ट्स में फैसला नहीं आता, इसलिए लीगल प्रोसीडिंग्स फजूल हैं। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है कि केस की नोयत ऐसी है कि लीगल प्रोसीडिंग से मुझे पैसे मिलने ही नहीं है। क्यों नहीं मिलने हैं? अगर मिलना है तो मेरा खर्चा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और आखिरी चीज इसकी क्या है? अनपेड रेंट हैज बीन इंक्लूडेड इन पर्सन्स इनकम। देखो भाई, देखो, अगर अनपेड रेंट है तो अगर प्रीवियसली इनकम में शामिल था कि नहीं था, एक बात समझना, अगर शामिल था तो डिडक्शन मिलेगी। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर प्रीवियस ईयर में हमारा एक अनपेड अमाउंट ऐसा था जो टैक्स पेयर ने बताया भी नहीं था, इनकम के लिए ऑफर भी नहीं किया था, ये एग्जांपल सुनिएगा, ये 3 कंडीशंस में से आखिरी बता रहा हूं। टैक्स ईयर हमारा है टैक्स ईयर 20, इसमें रेंट डिक्लेयर किया गया था 1 लाख और बल्कि 16 लाख रुपए, 16 लाख रुपए डिक्लेयर किया गया था और 4 लाख रुपए कंसील्ड रखा गया था, कंसील्ड छुपाया गया था, तो टैक्स कितना हो गया? अब 2022 हो गया है, 2022 में इस अमाउंट को एक बंदा कहता है कि मैं चूंकि ये रिसीवेबल था मगर रिसीव नहीं हुआ तो मैं राइट ऑफ करके एज एक्सपेंस क्लेम करना चाहता हूं, 22 में कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? इनकम में दिया ही नहीं था आप डिडक्शन। इसका मतलब है कि एक तो खाया पिया भी कुछ नहीं, गिलास भी नहीं तोड़ा, फिर भी 12 नहीं। देखो ना भाई, ये आप बेसिक रूल क्या है पे डेट्स की डिडक्शन का? इनकम में शामिल हो तो बाद में, इनकम में शामिल होकर टैक्स हुआ हो। कैसे? जब आपने यूं किया था, जैसे आपने अगर ये 2 मिलियन पे टैक्स दिया था मगर फिर आपको 4 लाख मिले ही नहीं, तो फिर आप अनटैक्स करवाओ ना, फिर डिडक्शन करो। तो इसका मतलब क्या है कि बेड डेट्स के लिए 3 कंडीशंस हैं। कौन सी? प्रॉपर्टी वेकेट होना, कौन सी प्रॉपर्टी, सेम या कोई और, या उसके लिए स्टेप्स लिए हों। प्रॉपर्टी वेकेट कराने के लिए लीगल स्टेप्स हैं, कोई और नहीं। मतलब ये नहीं कि 2-3 फायर मार के आओ, ठीक है, या कोई दरवाजे को कुछ तोड़ के आओ, नहीं, लीगल स्टेप्स। दूसरा क्या है? लीगल प्रोसीडिंग्स, मगर किसकी? और तीसरा क्या है? वो प्रीवियसली इनकम का हिस्सा बना हो तो क्या होगा? उसकी डिडक्शन मिलेगी। अब ये सेम डिडक्शन से बेटा रिकॉल कर रहे हैं हम दोबारा, सेम 10। ये देखो बेटा, ये वो मैं कंट्रोल शीट से दिखा रहा हूं, ये कंट्रोल शीट है बेटा। पहला क्या था बताओ? कितना? किसका आ गया सारा। दूसरा क्या है? इंश्योरेंस। तीसरा क्या है? टैक्सेस एक्सेप्ट इनकम टैक्स, ग्राउंड रेंट, प्रॉफिट ऑन मनी वर्क, फिर शेयर इन रेंट, शेयर इन एप्रिसिएशन इन वैल्यू, फिर क्या है? प्रॉफिट या इंटरेस्ट, मॉर्गेज किया हो प्रॉपर्टी। 8वां क्या है? ये एक्सपेंडिचर टू डिराइव रेंट चार्जेबल टू टैक्स, इसका मैंने नाम क्या रखा था? रेंट कलेक्शन चार्जेस। फिर एक्सपेंडिचर कौन सा? लीगल सर्विस का। फिर कौन सा? बेड डेट्स का। ये उसकी कंडीशंस भी मैंने लिख दी हैं, ठीक है। हमारा बेटा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 95% तक हो चुका है, 5% रह गया है, मगर रुको, 5% अभी लर्निंग भी रहती है। इसका मतलब है कि हमें अगली क्लास में पहले 5% लर्निंग करनी पड़ेगी, फिर हम इसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो मैंने जैसे आपको कहा था नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लर्निंग भी करेंगे, ठीक है। 2 काम करने होंगे, ठीक है बेटा। चलो भाई, ऑनलाइन के स्टूडेंट्स बेटा, डिफेंड द टाइटल का मतलब है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में थी सिद्दीक, ओनरशिप 2 लोग क्लेम कर रहे हैं और आपने अपने लिए एक लॉयर खड़ा कर दिया और उसको फी पे की, तो आप किस लिए उसको खड़ा कर रहे हो? डिफेंड द टाइटल, ओनरशिप को डिफेंड करना, ठीक है। कंट्रोल शीट का पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगा। कंट्रोल शीट का पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में आज ही शेयर कर दूंगा। सर अगर प्लॉट के ऊपर ग्राउंड नहीं बना
और ओवन को जो इनकम मिल रही थी, अगर ग्राउंड नहीं बना तो वो एज अ नॉर्मल रेंट ट्रीट होगा ना? एक सेकंड रुको बेटा। सर इसको क्यों ले ना लो, कोई बात नहीं ना लो, आपको वाकई जरूरत नहीं है अगर आप अच्छे तरीके से जानते हो। सेल्स टैक्स की सेल्स टैक्स है, तो मैं देखना चाह रहा हूँ आपने क्या बोला। ये देखो, पास पेपर के अलावा क्या चीज है? नहीं पास पेपर के अलावा पूरा वो इसमें ना टेक्स्ट में नहीं अपडेटेड है, प्रोविजन है, सारी वही लेकिन चीजें सर, हैं ये काम बहुत अच्छा हुआ है, इसको थोड़ा सा बड़ा रखवा देना, भले एक पेज पे 2 आते। ना यार। सर यार ये चाहते पढ़ने हैं में कि बच्चा जब बहुत पढ़े ना छोटा हो उसको एक पेपर के ऊपर ही करने नहीं में बहुत छोटा हो गया सर। नहीं, मुझे नहीं लग रहा यार, मेरी उम्र तुमसे आपने बड़ी है, ग्लासेस ले लगाए हुए हैं ना। तब भी तो मुझे ठीक लग रहा था। सही है पढ़ने में तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, नहीं ठीक है थोड़ा सा चलो बड़ा किया जा सकता है, एक दो साइज किया जा सकता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता ना इसी का। मगर नहीं ठीक है यार, मेरे हिसाब से देखो ना स्पेस थोड़ा सा लिखने का यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सही है, थोड़ी सही है। करना होगा अपने नोटबुक बनाने, थोड़ी बहुत ये क्या? चीजें रिलेटेड। ये क्या है? अपना पूरा ये तुम्हें पूरा का पूरा मिल जाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ, ये देखो ये अच्छा 24 पूरे सवाल सारे सर इससे तो मार्क्स ज्यादा ही है, हाँ, इससे तो ज्यादा ही है। मगर ये सारे क्वेश्चन हैं, ये लास्ट से लेके जो नहीं किया है ना तुम्हें नजर आ जाएगा, चले जो भी तुमने नहीं किया होगा वो तुम्हें मिल जाएगा। मैं तो सारे नहीं किए हुए, मेरी क्लासेस मिस हुई थी ना सर, करो नहीं की वजह से। करो भाईजान करो, जल्दी करो। भाई सर की भी देर सर ना अगर आप दीवान में तो सेल्स टैक्स हमारा पूरा सही बेहतरीन होगा। अब देखो नहीं अभी भी तो होगा ना, ये सेल्स टैक्स थ्योरी वाले सवाल हाँ ये थ्योरी वाले आ गए थे, अच्छा हुआ। सब कुछ आगे पेजेस खाली होंगे इसी पर टाइम। वॉइस नोट नंबर हम रोज एक एक सुन के लिख रहे होते हैं। लिख रहा हूँ, बेहतरीन। हाँ बेटा। अच्छा जी एक सवाल कहा किधर देखा ना 6 चलिए यार जल्दी, समझ लिया? नहीं मैं यहाँ से दिखा दे, बाकी अब आप वहाँ पर यहाँ से लेकर 7 भी हो गया, थोड़ा सा पिक्चर लेनी है क्या? नहीं खाली लिख लो ना, 2 रह गए बस। एक सवाल है सर, ग्राउंड रेंट वाला निकालिएगा। बस उसको नोट कर ले, मैं आपको दिखाता हूँ ग्राउंड। जी बेटा एक सेकंड दो बेटा, एक सेकंड मेरे ऑनलाइन के बच्चों को मैं जरा अब टाइम दूं। अच्छा बेटा आप ऑनलाइन के स्टूडेंट्स, ये हाँ किसने लिखा है बातें सर 8 में बात कहाँ है मेरा पता, किधर कहाँ गया वो बातें? सर फिजिकल वालों से ही बातें करती है सर एक क्वेश्चन मैं ज्ञान कहा मैं क्या करूँ, ऊपर खड़े रहे। एक सेकंड रुको, एक सेकंड नहीं बेटा आप किसी को नहीं सुनूंगा, अब मैं सुनूंगा ही नहीं, तुमको सुनूंगा ही नहीं सर मैं मैसेज करता हूँ, आप रिप्लाई कर देंगे। मैं सुनूंगा ही नहीं। अभी रुको मैं सुन भी नहीं रहा, रुको मैं पहले अमना को सबको जवाब दे दूं। बेटा आप बताओ बेटा, इनको मैं सुन भी नहीं रहा, आप तो मैं सुनूंगा ही नहीं, बस आप बताओ बेटा। अच्छा बेटा आप एक काम ये करें जी, नंबर 7 वाला जो बच्चा है वो पहले सुने। नंबर 7 मुझे नजर आ रहा है, 10 नजर आ रहा है, कहाँ गुस्सा, टेंशन ना दो बच्ची को, टेंशन हो गया। एक सेकंड रुको बेटा। पॉइंट 7 में इंटरेस्ट की डिडक्शन है, यानी लोन लिया गया है और उससे घर बनाया गया है या उसको खर्च हुआ है और उस पे इंटरेस्ट पे हुआ, प्रॉफिट पे हुआ। तो यही बात तो नंबर 5 में थी। नंबर 7 में फर्क सिर्फ इतना है कि इसी घर को ओनर ने मॉर्गेज कर दिया हुआ है। पहले नंबर 5 में ये कंडीशन नहीं थी, उसमें हाँ उसमें लोन लेके सिक्योरिटी में क्या रखा गया नहीं बताया गया, अगर कुछ रखा भी गया था तो कोई और प्रॉपर्टी रखी गई थी। इसमें सेम घर मॉर्गेज पे रखा गया है, मगर फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो सेम घर मॉर्गेज पे रखे तब भी नंबर 7 डिडक्शन दे रहा है, और अगर कोई और प्रॉपर्टी रखता तब भी नंबर 5 डिडक्शन दे रहा है। तो दोनों सूरतों में डिडक्शन तो मिल ही रही है, ठीक है। नंबर 8 पे रेंट कलेक्शन चार्जेस है। बेटा ये नाम मैंने रखा है रेंट कलेक्शन चार्जेस का, ताकि आपको याद रहने में आसानी हो। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो रेंट को अर्न करने के लिए होते हैं। नॉर्मली ये सैलरीज सर हर टैक्स पेयर की तो इतनी सारी शिक्षा होती है। नहीं होती, मगर जिसकी होगी तो उसको डिडक्शन मिलेगी ना बेटा। मतलब हर किसी को नहीं मिलेगी। कौन सी 4% हर किसी ना 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 ना, यही तो मैं फोकस करवा रहा था बार बार कि हर किसी को नहीं मिलेगी, ये उसी मिलेगी जिसे एक्सपेंडिचर हो। एक्सपेंडिचर तो इनकर करो पहले, एक्सपेंडिचर हो बेटा संदेश, एक्सपेंडिचर। और वो एक्सपेंडिचर ये देखो, एक्सपेंडिचर हमारा हुआ था 2 लाख, और रेंट कलेक्शन जो चार्जेस थी, रेंट चार्जेबल टू टैक्स, उसका 4% था 350। हमने कहा 350 नहीं, एक्चुअल की डिडक्शन मिलेगी क्योंकि ये 4% अपर लिमिट है। ये रेंट कलेक्शन चार्जेस, ये रेंट कलेक्शन चार्जेस है। लोअर ऑफ नहीं, रुको जरा पहले, एक्चुअल होगा तो डिडक्शन मिलेगी। पहली कंडीशन क्या है, एक्सपेंडिचर हो, फिर लोअर ऑफ पे जाएगा, ठीक है ना। मतलब एक्सपेंडिचर तो हो ना,
तो एक्सपेंडिचर जो भी होगा लोअर ऑफ यानी विचएवर इज लोअर, एक्चुअल रेंट कलेक्शन चार्जेस, रेंट कलेक्शन चार्जेस का एक्सपेंस एक्चुअल या 4%, दोनों में से विचएवर इज लोअर उसकी रिडक्शन मिलेगी। ठीक है बेटा, सही है सर, समझ आ गया। अपर लिमिट वाली बात नहीं समझ आई रिबाल? अब सुनो, अपर लिमिट का मतलब है विचएवर इज लोअर। अब बताओ समझ आई? आइए तो कंफर्म करो, वरना मैं कोई और एग्जांपल देके समझाऊंगा। सर 10 में प्रॉपर्टी सेम और उधर बता देता हूँ। विद रिबाल कंफर्म करो जल्दी से बेटा। जवाब नहीं आ रहा बेटा? नहीं सर समझ, देखो रिबाल ये देखना बेटा, हमने रेंट कलेक्शन चार्जेस में एक्सपेंस इनकर होते कौन से हैं? रेंट कलेक्शन चार्जेस कहते हैं किसको हैं? ओनर ने एक मैनेजर रखा हुआ है, ठीक है, मैनेजर रखा हुआ है, और उसको साथ में एक एम्प्लॉई, एक राइडर जो घरों को जाता है और लोगों को रखा हुआ है, एक गार्ड, तो बिजनेस बन गया सर। ऐसे ही ना, ठीक है। तो इनकम प्रॉपर्टी थोड़ी बिजनेस हुआ। ना ना ना, हेड तो अलग है ना, इनको सैलरीज दे रहा है वो, ठीक है। और फिर ऑफिस जो था वो भी जो इनको लेके दिया, एक दुकान लेके दी, उसका रेंट, उसकी इलेक्ट्रिसिटी, ये सब लोग क्यों रखे गए हैं? ताकि रेंट कलेक्ट कर सकें उसके लिए। इन्हें कहते हैं नंबर 8 की डिडक्शन। ठीक है बेटा रिबाल? और एक्चुअल खर्चा जो ये इस मद में होता है वो 2 लाख बना, टोटल बना एक्चुअल 2 लाख बना, मगर हमें 4% इसका जो रेंट आ रहा था उसका 4% बना 350। अब डिडक्शन कौन सी मिलेगी? जो एक्चुअल लोअर होगी। ये इसका मतलब अपर लिमिट है। रिबाल अब बताओ समझ आया बेटा? कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया? यस नो, यस नो, आ गया। चलो नेक्स्ट बेटा, अपर लिमिट वाली बात हो गई। 10 में प्रॉपर्टी सेम होगी। मोहित बेटा 10 में प्रॉपर्टी का मकसद ये है कि प्रॉपर्टी खाली कराना जरूरी है। आप क्या चाह रहे हो? आप एक डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, आप एक डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, और जब आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका रिकवरेबल नहीं रहा। ठीक है, ये मैं मोहित को एक्सप्लेन कर रहा हूं। बेड डेट्स मोहित, ठीक है बेटा? हो मोहित कंफर्म कर लो, क्लास में हो या जा चुके हो? सर खामोशी होगी तो जा चुका होगा। सर मैं मैसेज कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैसेज थोड़ी जाने दूंगा, रुकोगे तुम मेरे साथ, मैं इसको जवाब दूंगा फिर मोहित के बाद तुम फिर चले जाना। ठीक है मोहित, देखो बेटा, आप बेड रेट्स का मतलब क्या है कि उस बंदे ने से रिसीवेबल नहीं आने ना, तो जिससे पैसे ही नहीं आने उसको प्रॉपर्टी से भी तो निकालो। तो प्रॉपर्टी कौन सी? जिस प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया था वो, ना सिर्फ वो बल्कि कोई और भी प्रॉपर्टी हो सकती है। विच मीन्स के आपने उस बंदे को फ्लैट से तो निकाला मगर दुकान उसको रेंट पे दी हुई है, तो इसका मतलब है कि वो बेड नहीं है ना, दुकान दी हुई है, इसका मतलब उससे पैसे आएंगे। तो बेड रेट किस चीज का? तो बेड रेट्स की रिडक्शन उसी वक्त मिलेगी जब उस बंदे से अपनी सारी प्रॉपर्टीज वेकेट करवाई हो। मोहित क्लियर? मोहित क्लियर? ओके अच्छा बेटा, एक सवाल है सप्लीमेंट्री रिबाल का। 4% की लॉजिक क्या है? देखो 4% एक वर्किंग इस पे की गई तो रीजनेबल अमाउंट होना चाहिए। 4% की कोई स्पेसिफिक लॉजिक नहीं है कि वाई 4 एक रीजनेबल अमाउंट है जिससे अपर लिमिट जो है वो रखी गई है कि इससे ज्यादा ना हो। आमतौर पे इससे ज्यादा खर्चा होता नहीं है। ये पता कैसे चला? 4 इंडस्ट्री को सर्वे किया जाता है तो उसका एवरेज लिया गया। ठीक है, अब बताओ। सर ग्राउंड रेंट का सवाल था कि अगर खाली प्लॉट है और उस पे रेंट आ रहा है, हाँ, ग्राउंड नहीं बना अगर, तो वो जो रेंट आ रहा है वो नॉर्मल इनकम ट्रीट होगी ना? वो उसकी प्रॉपर्टी इनकम ट्रीट होगी, सही। नॉर्मल इनकम ट्रीट होगी, मगर मतलब उस अमाउंट वक्त चार्जेबल में टैक्स, अमाउंट चार्जेबल में काउंट होगा। नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाने दो। पहली चीज तो ये है कि आप कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन नहीं हुई। ओके, कंस्ट्रक्शन नहीं हुई जी, मींस के अभी भी वो प्लॉट है। रेंट किसका आ रहा है? प्लॉट का। तो ग्राउंड रेंट ही नहीं है। ग्राउंड रेंट तो बोल ही नहीं सकते ना उसको। ग्राउंड रेंट के लिए तो कंडीशन थी कि उस पर बिल्डिंग बने, बिल्डिंग नहीं बनी। इसका मतलब है ये आम केस है, नॉर्मल केस है। कौन सा? रेंट फ्रॉम लैंड, तो प्रॉपर्टी इनकम में टैक्स होगा। मगर अगर आगे टेनेंट ने बिल्डिंग बना दी, अब हमारा रेंट जो होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा, क्योंकि अब उसका नाम चेंज हो जाएगा ग्राउंड रेंट। ठीक है, ऑनलाइन। हाँ बेटा, टेनेंट के लिए वही इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ही है। टेनेंट के लिए पेमेंट है,
नहीं, टेनेंट को जो वहां से रेंट मिल रहा होगा वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में वो अपने कर सकेगा, क्योंकि उसने तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर ली ना ऊपर। ऐसा, हाँ वो वही बोलना था, ऐसा टेनेंट जो बिल्डिंग बना के बिल्डिंग रेंट पे करे उसकी प्रॉपर्टी इनकम है, सर एक और वो जो पैसे दे रहे हैं ग्राउंड लैंड के वो एक्सपेंस है। वो एक्सपेंस हो जाएगा। सर एक और चीज, ग्राउंड रेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एज एन इनकम ट्रीट होता है, यस और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में एज अ डिडक्शन। यस सर ये 9 यस यस 9 बस एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। एना अभी रुको, एना आंसर, रुको बेटा, जाना नहीं है तो अपने सवाल पूछ के जाना है। एना आंसर बेटा 6 नंबर क्या है? 6 नंबर बेसिकली फंड्स को बारो किया गया है। एना अगर हो तो बता दो बेटा। फंड्स बारो किए गए, कैपिटल फंड्स बारो किए गए। एक गवर्नमेंट की कॉर्पोरेशन है उससे, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जहां से घर बनाने के लिए लोन लिया जाता है, कर्जा लिया जाता है, या फिर बैंक से, और इससे प्रॉपर्टी को बनाने में ये सारा हमने देखा इस्तेमाल किया गया। अब ओनर जो है इस कैपिटल की वजह से हाउस बिल्डिंग और बैंक को बजाय इंटरेस्ट पे करने के ये पे कर रहा है शेयर एंड रेंट, क्योंकि ये इस्लामिक फाइनेंस है कि रेंट जो कमा रहा है ओनर, ये प्रॉपर्टी उसने रेंट पे दी हुई थी, 1 लाख रुपए कमा रहा था, उसका शेयर दे रहा है, तो इस ओनर के लिए ये शेयर एंड रेंट डिडक्शन बनेगा। लाइकवाइज ये रेंट पे आके या 2 साल के बाद या 3 साल के बाद शेयर इन एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, ये क्या है? वो प्रॉपर्टी कितने की थी? 4 करोड़ रुपए की थी। फिर क्या हुआ? आगे चल के उस प्रॉपर्टी को क्या किया गया, जब 4.5 करोड़ रुपए वापस आ गए तो रीवैल्यू किया गया। उस वक्त वो हो चुकी है 5 करोड़ की, तो 1 करोड़ रुपए जो ऊपर है इसमें भी ये हिस्सा मांगते हैं, कोई परसेंटेज मांगते हैं, तो वो शेयर भी अगर उसको पे करना पड़े तो इस ओनर के लिए ये दोनों प्रॉपर्टी की रिडक्शन होंगी, बशर्ते के, है ना, प्री कंडीशन क्या है? ये प्रॉपर्टी रेंट पे हो। क्लियर बेटा? सर नंबर 4 डिडक्शन में अगर 1 सेकंड रुकिएगा बाबू, क्या है टैक्स में? रुक जाओ, लीगल चार्जेस बताता हूँ जरा, 1 सेकंड रुको। लीगल चार्जेस है, लीगल चार्जेस ये सर मुझे ये समझ में आया सर, ये 4% इंक्लूड लेंगे, इसे डायरेक्ट डिडक्ट करेंगे आरसीटी से। लीगल चार्जेस जो हम लोग कर रहे हैं सर इसको, हाँ। ये हम लोग आरसीटी से डायरेक्ट डिडक्ट करेंगे या हम इससे 4% में कवर करेंगे? नहीं, ये 4% वाला पॉइंट नहीं है, ये सेपरेट है, इसका कोई ताल्लुक। 4% वाला जो था ना वो नंबर 8 था, इसको सेपरेट काउंट करेंगे, जितना भी अलहदा, सेपरेट ये सेपरेट है। ये डिफेंड करने के लिए या सूट के लिए ये दोनों जो होंगे ना, ये दोनों इस जो भी अमाउंट होगा वो एज अ डिडक्शन जाएगा, सेपरेट डिडक्शन जाएगा, इनकम से लेस होगा। इस पे कोई लिमिट नहीं है, इस पे लिमिट नहीं है। ये जो है ना वो ये रेंट कलेक्शन चार्जेस के लिए दिखाया, मैनेजर एम्प्लॉइज जो रखे, ऑफिस बनाया, इलेक्ट्रिसिटी है, इसके लिए अपर लिमिट है, इसके लिए। बाकी जो बाय नेम लिखे उनके लिए किसी के लिए नहीं है, ये लीगल चार्जेस के लिए नहीं है। ठीक है। 9 बेटा संदेश, डिफेंड द टाइटल का मतलब ये होता है कि ओनरशिप का डिस्प्यूट था। ठीक है, टाइटल का मतलब क्या है? ओनरशिप, ओनरशिप का झगड़ा था। ठीक है, केस फाइल हो गया। जब केस फाइल हुआ तो आपने वकील किया ताकि आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए डिफेंड कर सको, इसको कहते हैं डिफेंड टाइटल। ठीक है बेटा। ऑनलाइन वाले बेटा कोई सवाल रहता है? अब आई होप कि मैंने सबको रिप्लाई कर दिया। सर ऑर्डर कैसे करना है, कॉन्टेक्ट नंबर? अच्छा बेटा एक काम करते हैं, मैं ग्रुप पे बेटा शेयर करवा देता हूँ, आसमा या अस्मा। ठीक है बेटा, मैं ग्रुप पे बता देता हूँ, एडमिन को बोलता हूँ, आपको बता देंगे, है ना? ठीक है, पीडीएफ भी शेयर हो जाएगी। ठीक है, ओके। ग्राउंड रेंट में एआरटीटी से, बुक शॉप से। जी बेटा सर ग्राउंड रेंट वाले पार्ट प्लीज ब्रीफली बता दें। निवाल बेटा ग्राउंड रेंट बिल्कुल बताता हूँ। देखो ग्राउंड रेंट में पहले तो ये समझो कि एक ओनर है प्लॉट का, उसने रेंट पे दिया प्लॉट, आगे जो टेनेंट है उसमें बना दी बिल्डिंग, तो अब जो ओनर को पेमेंट मिलेगी वो ग्राउंड रेंट कहलाएगी। ठीक है, आपने समझना क्या है कि ग्राउंड रेंट डिडक्शन कब बनता है रिवाल? ठीक है बेटा, ग्राउंड रेंट उस वक्त डिडक्शन बनता है जब टेनेंट यानी T1
किसी और के प्लॉट पे बिल्डिंग बनाए और उस बिल्डिंग को रेंट पे दे दे। तो अब इस T1 के हिसाब से देखो कि बिल्डिंग चूंकि इसकी अपनी ओनरशिप में है, तो ये चूंकि ओनर बन चुका है उसका, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, तो इसमें मैंने मिसाल क्या दी थी, एक बंदा है 5 लाख रुपए कमा रहा है क्योंकि उसने बिल्डिंग रेंट पे दी, मगर जिस जगह बिल्डिंग बनाई वो किसी और का प्लॉट था, उसके लिए 1 लाख रुपए का रेंट दे रहा है, तो फिर उसको 1 लाख रुपए लेस डिडक्शन करने की इजाजत है। इसको ग्राउंड रेंट डिडक्शन कहते हैं बेटा, ठीक है रिपाल। ओनर के लिए फिर मैंने वजाहत की कि अगर ये ओनर जो 1 लाख रुपए रिसीव कर रहा है, ये अब चूंकि उसके बिल्डिंग बन चुकी है, तो इस वजह से इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स होगा, प्रॉपर्टी में अब टैक्स नहीं होगा क्योंकि वो ग्राउंड ओपन नहीं है, ठीक है, वो ओपन नहीं है, वो प्लॉट नहीं है, ठीक है। चलो क्लियर है बेटा। सर नंबर 4 डिडक्शन में अगर एक्सेप्ट 1 फ्लोर बाकी रेंट पे हो तो ओनर के मुताबिक, नंबर 4 में बेटा ग्राउंड रेंट की बात, हाँ इस तरह है 4 डिडक्शंस में अगर एक्सेप्ट 1 फ्लोर बाकी रेंट पे, देखें शहीर बेशक बिल्डिंग का 5% भी रेंट पे हो, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता, डिडक्शन तो मिलेगी, मगर कितनी। देखो ये बिल्डिंग थी जैसे तुमने कहा, इसके लिए ना 4 फ्लोर थे, 4 फ्लोर हैं, 4 में से 70% बिल्डिंग रेंट पे हो और 25% रेंट पे नहीं हो, 25% हम खुद यूज कर रहे हैं, तो ग्राउंड फ्लोर भी अकॉर्डिंगली हम रिड्यूस कर देंगे ना बेटा, 75% तक रिडक्शन दे देंगे। सही, ठीक है बेटा। चलो भाई ऑनलाइन के स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। फर्दर कोई क्वेश्चन है तो मैं हाजिर हूँ, रिप्लाई करूंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, ठीक है। चलो बेटा, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हाँ जी बेटा आप बताओ।